जीवन का मतलब जो बनता है वह जीवन का जो जब मतलब में जाते हैं, जीवन अपने क्रियाएं क्या करता है इस स्वरूप में जाते हैं। जीवन क्रियाएं मूलतः 5 भागों में हम देख पाते हैं। हर स्थिति में 2-2 क्रियाएं होते हैं स्थिति गति के रूप में। जैसा मनुष्य में, हर मनुष्य में आशा नाम की चीज होती है। आशा में चयन क्रिया होता है। क्या चयन करना है? आस्वादन अपेक्षा बराबर आशा। आस्वादन के लिए क्या चीज हम चयन करते हैं? एक क्रिया है। आस्वादन करते हैं, एक क्रिया है। इस क्रिया करने वाला भाग का नाम है मन। मन में 2 क्रियाएं देखा गया, आस्वादन और चयन। चयन क्रिया में हमारा आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसको सोचते सोचते मनुष्य जो है ना तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में संलग्न है। ये आप हमको विदित है। इन तमाम प्रकार की चीज कई के लिए भाई पूछा। इसका ध्रुवीकरण होता है शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए तमाम चीज चाहिए। अभी तक हम जो अभ्यास की है सुविधा संग्रह के लिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। उसका कारण क्या रहा? हम सुविधा संग्रह की प्रयोजन और सार्थकता को जानने मानने में जितना पीछे रहे हैं उतने ही सुविधा संग्रह के लिए हम विवश होते गए। अब सुविधा संग्रह की झंझट ऐसा फंसाया जो सुविधा संग्रह में कहीं भी तृप्ति बिंदु का स्थान नहीं है। जितने भी सुविधा इकट्ठा करो वे फिर भी वो कम ज्यादा की चक्कर में है ही है, और कितने भी ना करो तो भी कम ज्यादा की चक्कर में है। इस चक्कर कभी समाप्त होता ही नहीं है। इस ढंग से सुविधा संग्रह का कहीं भी तृप्ति बिंदु मिली नहीं। इसमें मनुष्य को तकलीफ पैदा होगी। इसकी सार्थकता को, व्यवहारिक प्रयोजनों को पहचानने पर यही निकला कि शरीर पोषण की बात है, पोषण के लिए द्रव्य चाहिए, ये बात सही है, और ये आहार आवास अलंकार से ही पूरा हो पाता है। और समाज गति की जहां तक बात आती है उसमें दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है। ये सभी चीज मनुष्य को उपलब्ध हो गई है और इससे अभी तक तृप्त हुआ नहीं है। यही सबसे बड़ी भारी मैंने एक विडंबना की मुद्दा है। तृप्त कैसा हुआ जाए यही हमको चाहिए। उसके बाद जीवन में और ये 2 क्रिया तो सभी कोई जानते ही हैं, और 2 क्रिया जीवन की होती है जो तुलन और विश्लेषण। विश्लेषण क्रिया को हर मनुष्य अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। इन तमाम विश्लेषणों से प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन को पहचानने के बारे में पहले अपन ध्रुवीकृत हो चुके हैं। प्रयोजन मूलतः प्रमाणित होना है, जागृत होना है, समाधानित होना है, समर्थ होना है, और वर्तमान में विश्वास होना है, व्यवस्था में जीना है, और अभयता पूर्वक जीना है, और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। यही कुल मिलाकर के प्रयोजन है। इन प्रयोजन के लिए हम जीना है। यदि विपरीत दिशा में ले जाएं, जो भोग अतिभोग बहुभोग की ओर ले जाएं, तो मनुष्य कहीं भी टिक नहीं पाएगी। तो अभी जैसा विज्ञान निष्कर्ष निकलता है, मनुष्य कुछ देर के बाद मरी जाएगा सब, और सारा धरती नष्ट हो जाएगी। जैसा कल्पना दे रहा है वो हो ही जाना है। मनुष्य धरती के रूप में, धरती के विधि में अपन सोचे तो पता लगता है धरती अपने में सर्वसमृद्ध होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर आवास योग्य होने के बाद मानव अवतरित हुआ। मानव को शनै शनै जागृत होने के अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर मैंने भोग अतिभोग के ओर अपने दिशा को बनाया। ये तो आप सर्वविदित ही है। इन दिशा बनाने के आधार पर संग्रह सुविधाएं
कहीं भी अंतविहीन तादाद पर चले गए। वो जितना अधिकाधिक आज संग्रह सुविधा है जिसके पास, और उतने तादाद में सबको संग्रह सुविधा को यदि गणित किया जाए, उतना सामान धरती में है ही नहीं, उतना सामान धरती में है ही नहीं। इस आधार पर संग्रह सुविधा की ये खबीस है, ये कहीं न कहीं आदमी को डुबाने की ही है। इसीलिए प्रयोजन से सारा संग्रह को, सारा सुविधा को प्रयोजन से संबद्ध करना आवश्यक है। सब प्रयोजनों के लिए यदि हम संबद्ध करते हैं तो यही निकलता है कि शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति निकलता है, 3 निकलता है। और उसके बाद इसको समाज गति के ओर जाते हैं तो यही निकलता है अखंड समाज में भागीदारी करना और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। इन 2 विधा में इसका माने स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के आधार पर मनुष्य जीने जाता है तो स्वयं सुखी होता है, दूसरों के साथ सह अस्तित्व में जीना बन जाता है। इतने ही कुल स्वरूप है। इस विधि से हम आप सब अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना है, एकमात्र उद्देश्य है। उसका प्रमाण स्वरूप ये है, व्यवस्था के रूप में जीना है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही गवाही के रूप में मिल पाता है। इसमें अद्भुत स्रोत यही है, हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना ही चाहता है, यही इसका मूल शुद्ध सफलता का आधार है। आप भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। व्यवस्था का मूल तत्व में पहले भी अपन स्पष्ट हो चुके हैं। भय और प्रलोभन के स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन को, उभय तृप्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इसी विधि से समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है, कुल मिला के नहीं। अभी प्रस्तुत प्रसंग यही है, जीवन का स्वरूप। जीवन ऐसे देखा गया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है। ये कभी भी अलग अलग होते नहीं, ये पहला बात है। इसका कार्य रूप है, मन का 2 कार्य रूप है, चयन और आस्वादन। वृत्ति का 2 कार्य रूप है, तुलन और विश्लेषण। चित्त का 2 कार्य रूप है, चिंतन और चित्रण। और बुद्धि का 2 कार्य रूप है, बोध और संकल्प। और आत्मा का 2 कार्य रूप है, अनुभव और प्रामाणिकता। ये 10 क्रिया के रूप में तो हर जीवन में और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत कार्यरत जीवन ये 10 क्रियाएं करने के लिए उद्यत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए भ्रम, निर्भ्रम, भ्रम और जागृति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। भ्रमित होने के स्वरूप को भी देखा गया है और जागृत होने के स्वरूप को भी देखा गया, भले प्रकार से देखा गया है और समझा गया है। उसी को समझाने की ये प्रयास कार्य है। तो भ्रमित अवस्था में जीवन क्या करता है, कितना करता है, कार्यरत रहता है, और जागृत अवस्था में कैसे रहता है। जागृत अवस्था में अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन कार्यरत होता है और भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और जीवन के केवल जो 10 क्रियाएं बताए उसमें से 4.5 क्रियाएं क्रियारत रहते हैं, बाकी जागृत रहते नहीं हैं। क्रियारत रहते हुए उनके लिए जो बाकी भागों को समझाने की वस्तु नहीं रहती है, इसी कारण से अंतर्विरोध जीवन में बना रहता है। इसको भले प्रकार से देखा गया है। तो वो 4.5 क्रियाएं ये है, चयन, आस्वादन, ये संवेदनशीलता के आधार पर होता ही है, जिसको आप हम जानते ही हैं। और हाथ, पैर, नाक, कान के लिए अच्छा लगने वाले वस्तु को हम अपनाते हैं और बाकी कुछ खराब लगने वाली चीज को छोड़ देते हैं। इसको संवेदनशीलता के आधार पर हम शुरुआत कर देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही
आज तुलन नाम की क्रिया वृत्ति से करता है प्रेरित लाभ के रूप में, ये एक क्रिया है। और इसी के अर्थ में विश्लेषण हम कर लेते हैं तो हमको ये संवेदनशीलता में ही जीना है। ये तो इसके लिए तो बहुत सारा दस्तावेज भी तैयार हो चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसी पक्ष में जो चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं, जैसा मकान बनाना, कपड़ा बनाना, यंत्र बनाना, ये सब चीज को चित्रित कर लेते हैं। चित्रित करके हम अपने कुल मिलाकर के इंद्रिय संवेदना के अर्थ में अथवा इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इसका अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है, बेठीक है, वो ज्यादा है, कम है, इस प्रकार की सारा संकट मनुष्य के सामने रखा ही रहता है। ये पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। तो वस्तुएं ज्यादा हो गई, कम हो गई, यही हो सकता है, किंतु मानसिकता तो उतने ही ज्यादा कम, बड़ा छोटा और विद्वान मूर्ख और जो धनी निर्धनी, इस प्रकार की दूरियां आदिकाल से ही रही है, अभी भी वो चीज है। मानसिकता आदिमानव का ही है। ये चार क्रिया में ये मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं वो जागृत होने की आवश्यकता है। वो समझदारी से ही जागृत होता है। तो समझदारी का बात आपको ये इंगित कराने की कोशिश किया था। तो पहचानने निर्वाह करने के लिए ये 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है। इसी से मनुष्य जीता भी है। ये पशु जैसा जीने के लिए पर्याप्त है, मानव जैसा जीने के लिए पर्याप्त नहीं हुई। यही संकट है। मानव होते हुए जीव जैसा जीवों के सदृश जीना बनता नहीं है, उससे संतुष्टि पाना संभव नहीं है। ये तो सब बहुत सारे गवाहियां गुजर चुकी हैं, सबके सामने गुजर चुकी है, ऐसा मेरा सोचना है। और भी गवाहियां चाहते तो शोध भी किया जा सकता है। अब जो मूल मुद्दा 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होते हैं, वो सारे क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। उसमें से केवल थोड़े भाग को जागृत बने प्रमाणित करना जागृति नहीं होती है। जैसा उसको एक छोटा सा मैंने अपने में ही देखने वाली बात सोचें, जैसा शरीर स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय अपने आप में सटीक एक दूसरे के तालमेल से काम करते रहते हैं। इसको देखते हैं। इसमें से यदि पैर काम नहीं करता हो, हाथ नहीं काम करता हो, बाकी 3 काम करता हो, तो उसको लूला लंगड़ा ही कहेंगे। तो वो स्वस्थ आदमी कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में जो 10 क्रियाएं हैं, ये नित्य वर्तमान है, नित्य क्रियाशील है। इन 10 क्रियाएं वर्तमान में प्रमाणित होना, यही कुल मिलाकर के जागृति का मतलब है। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने वाली क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने के साथ साथ जोड़ नहीं पाएंगे। हम अभी तक जो है पहचानने निर्वाह करने की विधि से हम ये 4.5 क्रिया को हम प्रमाणित कर दिया है। मानव परंपरा जब बच्चे पैदा होते हैं और बचपन से ही ये 4.5 क्रिया की ओर हैं, वो बुढ़ापा भी वहीं तक पहुंच करके अंत हो जाता है। यही मानव का, सर्वमानव का पराभव का आधार है। आगे क्रियाएं यदि व्यवहार में प्रमाणित होती हैं, वही जागृति का आधार है। वो जानने मानने की विधि से ही होगी। जानने मानने की तृप्ति बिंदु को पाने की विधि से होगी। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में मानव तृप्ति बिंदु को पाता नहीं। और जो अन्य संसार जो पहचानने निर्वाह करने के क्रम में कैसे रहता है, नियमित रहता है, नियम के अनुसार काम करता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है। इस विधि से व्यवस्था है। समझदारी की विधि से व्यवस्था नहीं है। ये बात आप हमको एक रेखाकरण की विधि से समझ में आना है। ये इसी को समझने में अभी तक अपन बहुत सारा परेशान थे। सही गलती का आधार यही है। तो हम समझ गए हैं, जान लिया है, मान लिया है, तृप्ति बिंदु पा गया है, तभी हम जो माने पूर्णतः हम प्रमाणित 10 क्रियाओं का प्रमाणित करने योग्य हो पाते हैं, अन्यथा हम हो ही नहीं पाते हैं।
इसको ऐतिहासिक विधि से भी शोध किया जा सकता है। ये रुका हुआ यही है। यह एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है। इस पर सभी मेधावियों का ध्यान जाना चाहिए, ऐसा मेरा मैंने एक प्रकार से विनय है। ये इस बिंदु पर और आगे हम सोचते हैं, ये 10 क्रियाएं जो होते हैं, जैसा एक बार दोहराते हैं, चयन आस्वादन मन में 2 क्रियाएं निरंतर होता रहता है, और वृत्ति में तुलन और विश्लेषण 2 क्रियाएं होते रहते हैं, और चित्त में चिंतन और चित्रण 2 क्रियाएं होते रहते हैं, बुद्धि में बोध और संकल्प ये 2 क्रियाएं होते रहते हैं, आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता ये 2 क्रियाएं होते रहते हैं। ये जब कोई भी जागृत होने की बात आती है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प कार्य करना शुरू करता है, और उसी के अनुरूप में चिंतन और चित्रण संपादित होना शुरू कर देता है, और उसी आधार पर वह तुलन और विश्लेषण हो पाता है, उसी के अनुरूप चयन और आस्वादन होना शुरू करता है। कुल मिलाकर के इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है? अब हम संवेदनशीलता को वो बहुत सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजनाओं को तैयार करते हैं। उन्हें उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन ही आता है, और संवेदनशीलता के साथ साथ भय और प्रलोभन ही जो जुड़ा रहता है, वो मूल्य और मूल्यांकन के साथ विलय को प्राप्त करता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। इससे हम व्यवस्था में जीना बन जाता है। जागृत होने के बाद संवेदनशीलता विधि से हम व्यवस्था में जी नहीं पाते। संवेदनशीलता का जो इसका क्या कारण है, उसको भी शोध किया गया है। उसमें हमने देखा है कि संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, वो जीव संसार में पूरा हो गया है। यदि संवेदनशीलता में ही यदि अंतिम मंजिल होती, और मनुष्य को होने की जरूरत नहीं रहा, नियति में कोई निष्प्रयोजन कोई स्थिति बनता नहीं। पूरा का पूरा सह अस्तित्व में अथा से इति तक या संपूर्णता तक, संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीत पूर्वक एक व्यवस्था का स्वरूप ही है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ाई है। सार्थकता सूत्र क्या है? व्यवस्था में होना, व्यवस्था के रूप में ही होना, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। ये मूल मुद्दा है। इस मूल मुद्दे के साथ पदार्थावस्था भी जुड़ा है, प्राणावस्था भी जुड़ा है, जीवावस्था भी जुड़ा है। ज्ञानावस्था जुड़ने के लिए अभी अपने को शोध और अनुसंधान करना शेष है। बात इतनी ही। जबकि हम मानव ये मान के चलते हैं सबसे ज्यादा हम कहीं हो गए हैं, और सबके ऊपर राज करेंगे, सबके ऊपर अधिकार करेंगे, प्रकृति पर हम अधिकार करेंगे, शासन करेंगे। ये सबसे एक सिली की बात सुनने में आती रही है। ये हवीसों की बात से जो परिणाम हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसमें आप हम सब विद हैं। तो अब रह गया उसी को लेके चलना है या परिवर्तन चाहते हैं। यही दावे की बात है। परिवर्तन चाहते हैं तो यह प्रस्ताव एक है, इसको ये आग्रह कुछ भी नहीं है, एक प्रस्ताव है। इसको आप हम सब शोध कर मैंने जांच सकते हैं। यदि इससे हमको राहत मिल सकता है, इसको अपना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। उसका इतने ये मेरा दावा यही है, मेरा सत्यापन यही है, मैं इस विधि से सुखी हुआ। यहां तक तो मैं कहूंगा ही, मेरे अधिकार की बात है ये मैं सुखी हुआ, मैं समाधानित हुआ, मैं अपने में स्वायत्त हुआ, मैं अपने में मैंने समृद्धि का अनुभव करने योग्य हुआ। ये हमारा सुख का स्रोत बना। इतनी ही बात। इसी प्रकार से हर व्यक्ति हो सकता है। ये मेरा कुल मिलाकर के परिकल्पना है या प्रस्ताव है। इसके आधार पर आगे की बात है। अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने के संबंध में
तत्पर हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जीवन होने का स्वीकृति सभी मानव में है ही। जीवन हर व्यक्ति अपने मन से ये कहता ही है, जीवंत हूँ, जीवित हूँ, जीवन है। इस प्रकार की भाषा प्रयोग आदिकाल से भी है। किंतु जीवन क्या है, जीवन का अध्ययन करता कौन है, जीवन का अध्ययन से प्रयोजन क्या है, इस पर शोध होना शेष रहा। इन्हीं तथ्य को उद्घाटित करने की नियति सहज विधि से, जो मानव भी नियति में एक इकाई है ही है, तो स्वाभाविक रूप में मानव का पुण्यवश ही ये सब चीजें उद्घाटित होती आती है। जब जब जो चीज की जरूरत पड़ी है, शायद है, वो उद्घाटित होता रहा। वो अपर्याप्त होने से जो परेशानियां तैयार हुई, उसके लिए उपाय पुनः उद्घाटित हुई। ऐसे ही उपायों के क्रम में ये भी एक उद्घाटन है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन जीवन की 10 क्रियाएं, जिसको मैं भले प्रकार से देखा है और समझा है, जी करके देखा है, ये मुझ में प्रमाणित हुई है। 10 क्रियाएं मुझ में प्रमाणित हुई है। मैं प्रमाणित करता ही हूँ। मुझको इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशहाली की बात है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ लें। पहले आत्मा एक भाग का नाम है जीवन के। उसको मध्यांश के रूप में मैंने देखा है, समझा है। गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश आत्मा नाम से संबोधित किया गया है। ये अपने में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय परिवेश और चतुर्थ परिवेश के रूप में और बाकी सब क्रियाएं संपादित होते हैं। मध्यांश के रूप में कार्यरत वस्तु को माने परमाणु अंश का नाम है वो आत्मा। ऐसे जो गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य परमाणु के मध्य में तो 2 ही क्रियाएं हैं, हमको समझ में आई है। वो 2 क्रियाएं तो इस प्रकार देखा गया है, अनुभव और प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का धारक वाहक होते हुए देखा गया है और जो इसके अनुभव होता हुआ देखा गया है। ये दोनों क्रियाएं मध्यांश में होता है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। दूसरे ये प्रथम परिवेश में जो क्रिया होता है वो 2 क्रिया होता है। उसका नाम है बुद्धि और उसका क्रिया है बोध और संकल्प। ऐसा 2 क्रिया होती है। और दूसरे परिवेश में जो क्रिया है उसका नाम है चित्त। उसमें भी 2 क्रिया होती है, चिंतन और चित्रण। तृतीय परिवेश में जो क्रिया होती है उसका नाम है वृत्ति। उसमें भी 2 क्रिया होता है, तुलन और विश्लेषण। चतुर्थ परिवेश में जो कुछ भी क्रिया होती है उसमें भी 2 क्रिया होता है। उसका नाम है मन। क्रिया है चयन और आस्वादन, अथवा दूसरा विधि से आस्वादन और चयन। इस प्रकार से 10 क्रिया की बात है। ये 10 क्रियाएं जीवन में अविरत रूप है, किंतु प्रमाणित होने की बात है, बारी है। प्रमाणित होने में हम कितना प्रमाणित हुआ मानव जाति, उसको आपको पहले से एक सर्वेक्षण रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया है। वो है 4.5 क्रिया। 4.5 क्रिया को कैसा आधा कर दिया भाई, ये भी एक प्रश्न हो सकती है। इसको मैंने ऐसा देखा है, तुलन में 2 पद्धति है। एक प्रीहित लाभ पद्धति है, जिसके आधार पर जीवन अपने को सदा सदा ये सोचता है हम ठीक कर रहे हैं, जो 4.5 क्रिया ही अपने को सही मानता है। तो जिसके आधार पर हम संवेदनशीलता के रूप में काम करना बन गया है। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक होता है, शरीर मूलक होता है, जबकि इंद्रिय और शरीर को जीवंत बनाने का काम जीवन करता है। देखिए कितना एक सोचने की बात है, समझने की बात है।
जीवन यदि शरीर को जीवंत नहीं बनाया जाए, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होता है, संवेदनशील काम ही नहीं होता है। इसको स्वाभाविक रूप में हम ये देखते हैं, ये आदमी जहां कहीं भी बेहोश होता है उस समय में आंख कान नाक का कोई काम होता नहीं, और मरने की बात तो होते ही नहीं। तो ये सब आप हर दिन आए दिन देखते ही रहते हैं। तो इससे ये हमको पता लगा है कि जीवंत बनाए रखने का काम जीवन ही बनाए रखता है। जीवंत बनाए रखा हुआ चीज को जीवन मान लेता है, यही मूल भ्रम है। जीवन अपने को शरीर को जीवन मान लेना है, कुल मिलाकर के भ्रम का मूल गठन है। शरीर को जीवन मानने के पश्चात शरीर के अनुसार चलना बाध्यता होता है, यही मान्यता के आधार पर चलने के आधार है। और जानना तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी हम समझाने जाते हैं आधुड़े ही होना है। अभी तक जैसा हो गए हैं ये स्वयं गवाह है। अभी तक 20 प्रकार से मनुष्य जो है ना जीवन को समझाने की कोशिश किया, सारा बात अंततोगत्वा जाकर के शरीर ही जीवन है। इसको मानने की पक्ष में ही 99% और ज्यादा प्रतिशत लोग आज भी यथावत शरीर को जीवन मानते हैं। ये भ्रम का मूल तथ्य यहां से है। अब होना क्या चाहिए? जीवन को जीवन माना जाए, शरीर को शरीर माना जाए, शरीर का भी मूल्यांकन हो और प्रयोजन के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजन के आधार पर। सीधी बात है। यदि जीवन और शरीर का मूल्यांकन प्रयोजनों के आधार पर होता है तब मानव संज्ञा में हम जीना बनता है। मानव संज्ञा में जीने के आधार पर हमारा जीने की तरीके में बदलाव आता है। यदि ये दोनों मूल्यांकित होने की स्थिति में, ये मूल्यांकित नहीं होता है तो मानव व्यवस्था के रूप में तो जिएगा नहीं, कहीं ना कहीं अव्यवस्था की परेशानी रहेगा ही, कहीं ना कहीं रहवे करेगा। इसको चाहे अपन मानो ना मानो, व्यवस्था में जीना तो प्रमाणित होगा नहीं। व्यवस्था में जीने के लिए ठोक बजाओ मूल्यांकन यही है, शरीर का भी मूल्यांकन हो उपयोगिता के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजनों के आधार पर। और शरीर एक जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, इसमें दो राय नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से देखा है। क्या उपयोगिता है पूछोगे तो एक ही बात से निकलती है। तो जीवन अपने जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए उपयोगी है मानव शरीर, इतने ही बनता है। इसके योग्य बना हुआ है जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, बिना योगदान की बनी हुई है। मानव शरीर को थोड़ी मानव बनाया है, कुछ नहीं बनाया, कोई आदमी नहीं बनाया, किंतु मानव शरीर बनता ही है। बनने की विधि आप हमको विदित है, बनने की स्थली हमको विदित है। इस विधि से हम मानव शरीर रचना के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैसा बनता है ये भी पता है, जिस स्थली में बनता है वो भी पता है, और शरीर रचना के पश्चात जब कभी भी शिशु रूप में मनुष्य प्राप्त होता है वो जीवंत मिलता है। मुख्य बात यहां से है। जीवंत शिशु के मिलने के बाद हम सोचते हैं ये शरीर जीवन है, जो देखने वाला अभिभावक भी ऐसे मान लेता है। तो जो स्वयं थोड़ा दिन के बाद वो शिशु भी ऐसे ही मानने लगता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने का जुगाड़ ऐसा बनी हुई है, रेखा ऐसी बनी हुई। अब इसको क्या करेंगे भाई? करेंगे इस प्रकार से, जो अभिभावक पहले समझने की आवश्यकता है। जो शरीर गर्भाशय में रचित होता है ये सबको विदित होती है, और वो शरीर को चलाने के लिए जीवन रहता ही है। प्रकृति में कोई ना कोई जीवन ऐसा शरीर को चलाता है। वो चलाने की क्रम तब से कब से होता है ये भी पूछा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार शरीर को निरीक्षण परीक्षण करने की स्थिति में जब कोई भी पेट में बच्चे होते हैं, जब से हलडोल शुरू करते हैं तब से जीवन शरीर को संचालित करना शुरू करता है। यह संभवतः ये चौथे पांचवें महीने में ये घटना संभावित होता है, अथवा पांचवें छठवें महीने में होता है। तो
इसको हम यदि ध्यान से देखा जाए, शरीर और जीवन का जो संयोजन है, एक माने संचालित करने का मिलन है, गर्भाशय में ही हो जाता है। ये मुख्य बात है, ये भी अपने को ध्यान में रखने की मुद्दा है। और जीवन जो है ना, शरीर नहीं है, इस बात को पहचानने के लिए यही है, शरीर की कोई भी अंग अवयव में न तो न्याय का प्रतीक्षा है, न ही व्यवस्था का प्रतीक्षा है, सत्य का तो प्रतीक्षा दिल्ली दूर है। इन तीनों का प्रतीक्षा अंग अवयव इंद्रियों में होता नहीं, अपेक्षा भी नहीं होता है। इन इंद्रियों में कुछ नहीं होता। आंख में न्याय का प्रतीक्षा होता है, अपेक्षा होता है? नहीं होता है। हाथ पैर नाक कान कहीं भी नहीं होता है। किंतु आप न्याय की अपेक्षा करते ही हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी करते हैं, किंतु व्यवस्था का भी अपेक्षा हम करते हैं, आप करते हैं, सत्य का भी अपेक्षा मैं करता हूं, आप करते हैं। इस ढंग से तीनों चीज हम आप अपेक्षा भी करते हैं, प्रतीक्षा भी करते हैं। यह सच्चाई है। इसका भरपाई होना ही कुल मिलाकर के जीवन की 10 क्रियाएं प्रमाणित होना है, और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत सारा झंझट भी नहीं है और बहुत सारा रहस्य भी नहीं है। अब रहस्य नहीं है, इस बात कहां से ध्रुवीकृत होता है? हर मनुष्य जीवंत ही है, ये तो बात पक्का है। और शरीर जीवंत रहने के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है। जीवन नहीं रहेगा तो शरीर जीवंत नहीं रहेगा, ये यथार्थ है। और शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए जो माने वस्तु है, इसी का नाम हम जीवन नाम दिया है। जीवन अपने में जो सदा सदा शिशुकाल से ही परंपरा के रूप में जो मन की 2 क्रिया चयन आस्वादन को शुरुआतें करता है, ये तो वो तो करते ही रहता है। दूसरा जो विश्लेषण और तुलन में से विश्लेषण तो करता ही है, और तुलन को प्रीहित लाभ के रूप में हर व्यक्ति करता ही है, बाल्यकाल से ही करता है, वृद्धकाल से भी करता है। इसको हम देखते हैं। और जो और क्रिया जो चित्त का जो एक क्रिया है, चित्रण क्रिया को हम तमाम करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं। यही चित्रण क्रिया चलते मनुष्य अपना सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी सारे वस्तुओं को चित्रित कर लिया और उसको प्राप्त भी कर लिया। प्राप्त भी करने के बावजूद भी हम कहीं भी कोई व्यवस्था तक पहुंचना बनाना है। इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे ये मानव का उपलब्धि है, या मानवीयता की उपलब्धि है, मानव का श्रेष्ठता का उपलब्धि है, मानव का अधिकार का उपलब्धि है, संघर्ष का उपलब्धि है, युद्ध का उपलब्धि है, शोषण का उपलब्धि है। कुछ भी गणित लगाते रहते हैं। आए दिन ये सब तो पेपर पत्रिका पुस्तक इसमें तो सब हर दिन कहते भी रहते हैं। इन सबको हम भी सुनते हैं, आप भी सुने हैं, आप भी पढ़े होंगे, हम तो पढ़े नहीं हैं। बात इतनी है, सुनने की बात सही है, इतने ही बात है। तो इन बातों को देख करके हंसी भी आती है, कभी अफसोस भी होती है। हम कैसे इतने में मान लिया हम सब मनुष्य के लिए हम सभी कुछ पा गए, मनुष्य को हम अध्ययन कर लिए, ये कैसा सोच लिए, एक पुनर्विचार करने की होता है। जो कहते हैं शरीर शास्त्र के नाम से लिखा जाता है, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, तो बायोलॉजी वाले तो करते क्या है? तो शव को अध्ययन करते हैं। जीवंत आदमी का एक भी आदमी आज तक अध्ययन नहीं किया। वो कहते हैं बायोलॉजी को पढ़ा दिया। क्या यह सच्चाई है? सच्चाई हो सकता है? कोई अंधरा भी क्या यह मान सकता है? आप ही बताओ, सोचो कि हम एक शव को काट करके मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? हड्डी को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? और मांसपेशियों को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? ये जबकि जीवंत मनुष्य में ही आंख कान नाक में कहीं भी मनुष्य का अध्ययन नहीं होता है। जीवंत मनुष्य में मरा हुआ मुर्दा जब जीवन छोड़ दिया है, ऐसे मरी हुई शरीर को मैंने देख करके हम मनुष्य का अध्ययन कर लिया।
ऐसा सोचते हैं, ये इससे बड़ी झूठ, इससे बड़ी लबराई और क्या हो सकता है। मानव परंपरा को क्या क्या देन दिया परंपरा ने, तो झूठ की पुलंदा दिया। इसलिए क्या हो गया, जो आदमी शिशु गोद में आता है, स्कूल में जाता है, उनके ऊपर यही लादा जाता है, माने इसी झूठ की पुलंदा लादा जाता है। जबकि हम मनुष्य का अध्ययन किए नहीं किए, हम डिंग हाँकते हैं मनुष्य का अध्ययन कर लिया। अस्तित्व का अध्ययन किए नहीं किए, हम डिंग हाँकते हैं इसके ऊपर हम शासन करेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाए। तो इस ढंग से मानव परंपरा दब चुकी है, बहुत बड़ी भारी बोझों से दब चुकी है। और ये इसका दो ही विकल्प है, नहीं तो इससे छुटा जाए, नहीं तो सब मर जाए, दो में एक हो जाए। मानव इस धरती पर रहे ना करे, रहेगा तो सबूर से रहे। यही आज की आवश्यकता है, यही स्थिति बनी हुई है। तो सब मरने की बात जहां तक है, नियति स्वयं माने संतुलित करता है। इस बात को भी हमको पढ़ाया गया है, मानव जाति को पढ़ाते हैं। मानव जब जितना अति कर सकता है वो सब करने की बात, तो प्रकृति में ही ये व्यवस्था है। प्रकृति ऐसा परिस्थिति में डालेगी, मानव इस धरती पर रहवे नहीं करेगा। ठीक है। एक तो पर्यावरण की बात, हल्ला दंगा, ये तो हम सुनते ही हैं। तो कितना आदमी मरेगा, कितना आदमी बचेगा, वो सब के लिए उपाय खोजा जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा देश वाले बच जाए, कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारा धर्म वाले बच जाए, कुछ परिवार वाले सोचते हैं हम धार्मिक हैं, हम बच जाएं, बाकी सब मार जाए, ऐसा भी सोचते हैं। या ये दिन पेपरों में आता ही है, बचाने वाला यही है। किसी एक का नाम लेते हैं, उसमें कोई ना कोई मजहब समाई रहती है, बाकी सबकी अंतकाल होने ही वाला है, ये भी कहते हैं। ये सब कह करके कहाँ जाना चाहते हैं, क्या होगा इसका, हसरत क्या होगा। तो ये सोचने की मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है, हम वाकई में धर्म, राज्य, शिक्षा के मुद्दे में भटक चुके हैं अच्छी तरह से। धर्म गद्दी में धर्म का कोई सार्वभौमता नहीं है। जितने भी इस धरती के छाती के पीपल बने हैं, कोई भी धर्म गद्दी में सार्वभौम धर्म का कोई ट्रेस नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब क्या सोचना है, अब कहां से लाएं, कहां से धर्म को लाएं। राजगद्दी में राज्य का कोई अवधारणा नहीं। हम राज्य को, राष्ट्र को बचाने के लिए हमको काम करना है। क्या करेंगे, आखिर में मिला संघर्ष। संघर्ष के लिए क्या मिला, संघर्ष का कुल मसाला क्या चीज है, द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध, चार मसाला मिलकर के क्या चीज है, संघर्ष। ये चारों मसाला मनुष्य बनाता है कि प्रकृति बनाता है, पूछा गया, देखा गया, इसको अध्ययन किए मैं, जिससे पता चला ये मानव ही ये मसाला बनाता है, भ्रमवश बनाता है। ये दो दिग्गज संस्था दो ही है, धर्म गद्दी, राजगद्दी। सबसे शक्तिमान, सारा ताकतवर, सारा साधन जिनके पास है, ये दो ही गद्दी के पास है। दोनों गद्दी इस ढंग से रिक्त हो गई। अब व्यापार गद्दी को पूछना ही नहीं है, शोषण के लिए पहले से ही बैठा है। अब क्या किया जाए, शिक्षा गद्दी के पास पूछा, उनके पास कोई मार्गदर्शन की, दिशा दर्शन की, लक्ष्य की हो, चिन्हित लक्ष्य को पहचानवा सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। अब बोलिए आदमी क्या करे, सामान्य आदमी क्या करे। ये आपको भी सोचने की मुद्दा है, मुझको भी सोचने की मुद्दा। मैं समझता हूं सबके समान रूप में दायित्व बैठा हुआ है। इससे ये स्मरण दिलाने का मुद्दा यही है, अभी परंपराएं जो ये चार परंपराएं गिनाए गए, इससे हमको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। कुल मिला के इतने हैं सभ्य वचन। तो रास्ता नहीं मिलता है तो क्या किया जाए, रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए। यही साहसिकता का परिचय है। वो रास्ता क्या चीज है, समझदारी का रास्ता होगा।
मारपीट की रास्ता कुछ नहीं होगा। मारपीट करने वाला बस जानवरों के संसार में ही पूरा हो गई है। मनुष्य परंपरा के लिए मारपीट कोई साधन नहीं है। मारपीट से कोई लक्ष्य मिलता नहीं है। मारपीट से कोई हमारा आवश्यकताएं पूरा होता नहीं है। मारपीट से हमारा तृप्ति मिलता नहीं, चारों मिलता नहीं। इसके बहुत भी मारपीट की परंपरा बना के रखें। बोलिए साहब, ये भी लबराई हो गया कि नहीं हुआ? मिलता ही नहीं तो उसको भी डुहारो का हाथ। अब क्या किया जाए? इस ढंग से हम हंसी के पात्र हो चुके हैं। इसलिए अब बुद्धि की बात यही है, तो हम स्वयं समझदार हों। समझदार होने का जांच अपने में करें। तो मुझको करके आप समझदार नहीं हो सकते हैं। मुझको जांचने मात्र से आप समझदार नहीं हुए। आप स्वयं अपने को जांचेंगे तभी समझदार हुए। मैं संसार को जांच जांच करके 30 वर्ष तक मैंने सिर कूट लिया, कहीं भी हम समझदारी का ट्रेस नहीं मिला। जब हम 20 वर्ष प्रयत्न करके अपने को जांचा, तब समझदारी का ठोर मिला। तो अब ये पहले जो हम जितने भी परिश्रम किया उसको हम अध्यावसायिक विधि से अभी मानव को अर्पित करना चाहते हैं। उसी क्रम में एक प्रयास है ये। इस अध्यावसायिक विधि से यदि आपको इंगित हो जाता है अस्तित्व शाश्वत सत्य है, आपको ये समझ में आ जाता है सह अस्तित्व ही शाश्वत सत्य है, सह अस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है, ये यदि समझ में आता है, उसके लिए सारा समझदारी आपके समीची नहीं है। ये बहुत सुलभ है। लबराई ज्यादा कठिन है मेरे अनुसार। तो सच्चाई में जीना मनुष्य के लिए सुगम है। आज भी मैं यही कहूंगा, कल भी यही कहूंगा। मैं जी करके देखा हूं। हमको पहले जब हम तमाम प्रश्नों से घिरा था, उस समय में हमको जीने में कितनी तकलीफ थी, और वो प्रश्नों से मुक्त हो गया, समाधान से हम संपन्न हो गए, लेस हो गए। उसके बाद हमारे पास सुगमता है। हमको कहीं कठिनाई दिखती नहीं है। ये मेरा सत्यापन यही है। यदि ये बात मुझको पटती है, मुझको ठीक लगता है, यदि आपको भी ठीक लगता है, तब तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा ही। इसी प्रकार हमारे साथियों में 20 व्यक्तियों में ये बात को देख लिया गया, प्रमाणित कर ली गई। ये हमारा एक उत्सव की, उत्साह की, दृढ़ता की, विश्वास की आधार ये बनी हुई है। ये बात यदि आप भी चाहते हैं, आप भी अपने में जांचिए। क्या जांचेंगे भाई? चिंतन से जांचना शुरू होता है, न्याय से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों को हम निर्वाह करते हैं? संबंधों में निहित मूल्यों को मूल्यांकन कर पाते हैं? उभय तृप्ति जगह की आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। ये जांचने की मुद्दा है। ये चिंतन क्रिया का मतलब है, जो 5वीं क्रिया है। ये यदि जांचना शुरू करते हैं, वृत्ति में जो दूसरा एक निश्चित कार्यक्रम है, प्रिय हित लाभ में निश्चयता मिलता नहीं। हमको जो प्रिय लगा आपको प्रिय नहीं लगेगा, आपको जो हित लगा हमको हित नहीं लगेगा, आपको जो जितना लाभ हुआ उतना लाभ से हम संतुष्ट नहीं होंगे, ना हमको मिल नहीं सकती। दोनों में एक कोई ना कोई स्थिति में हम रहते हैं। इस विधि से लाभ की स्थिति में सब समान हो नहीं सकते। लाभ के मुद्दे पर सब समान हो नहीं सकते, क्योंकि आप जैसा लाभ पैदा करते हैं वैसा हम पैदा नहीं कर पाऊंगा, या आप जितना पैदा करते हो उससे हम संतुष्ट होंगे नहीं। बोलिए साहब, झंझट फंस गया कि नहीं फंसा? इसी में सब फंसे हैं। 700 करोड़ आदमी निचट फंसे हैं, पूरा फंसे हैं। यही ज्यादा कम का मुद्दा है, ये हो नहीं सकती। उसके बाद हित की बात हो गया। हम जिस वस्तुओं को सेवन करके हम स्वस्थ रहते हैं, तो आप उसको सेवन करोगे आप रोगी हो जाओगे। इसमें समानता आना नहीं है, इसमें एक होना नहीं है। आप कुछ और खाओगे, मैं कुछ और खाऊंगा। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित रहूंगा, आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे। आप जिसको खा करके स्वस्थ रहेंगे उसको खाएंगे तो मैं रोगी हो जाऊंगा। मैं जो खाता हूं आप खाओगे तो आप रोगी हो जाओगे। इस ढंग से
खाने में भी कोई समानता का आधार बनता नहीं, लाभ में तो होता ही नहीं, ना संतुष्टि के आधार बना। और हो गया प्रिय लगना, तो प्रिय लगना इंद्रिय संचेतना के लिए, इंद्रिय संवेदना के लिए जो जिसको अच्छा लगा वाला बात, अच्छा लगने वाला बात भी एक नहीं हो सकता। हमको जो चीज अच्छा लगा आपको बुरा लग सकता है, आपको जो बुरा लगा हमको अच्छा लग सकता है, आप हम दोनों को अच्छा लगा वह तीसरे को बुरा लग सकता है। ये सब चीज रखा हुआ है वितंडवाद। कहाँ जाकर के मरे, कहाँ जाकर के जीवे, ये व्याधा मानव परंपरा में पीछे पड़ा है। इससे छूटने के लिए क्या किया जाए पूछा, इसका उत्तर वहीं रखा हुआ है, तुलन बिंदु में ही रखा हुआ है। ये 3 तुलन के स्थान पर दूसरा 3 तुलन है जो मानव के लिए ही वह समीचीन है, बाकी जीव जानवरों के अन्य प्रकृति के लिए समीचीन नहीं है। वो है न्याय धर्म सत्य। न्याय से न्याय दृष्टि को हम जब तुलन करने लगते हैं वो उसका नाम है चिंतन। न्याय हमको समझ में आया कि नहीं आया, ये कब आता है, संबंध पहचानने की बात दे आता है। संबंध पहचानने में आ गया, उसका फलवती स्वरूप ही है मूल्य निर्वाह होने लगी, उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ, उसका फलवती स्वरूप हुई हम उभय तृप्ति होने लगी। इसका नाम न्याय है। कोई भी वादा विवाद होता है 2 पक्ष होगा है, 1 से अधिक पक्ष होते ही है। अब न्याय वही है दोनों पक्ष को संतुलित रूप में संतुष्ट कर सके। दोनों पक्ष यदि संतुष्ट होता है, उभय तृप्ति मिल जाती है, वो न्याय है। उभय तृप्ति नहीं मिलता है तो कोई न्याय नहीं है। बात ऐसा बनता है। अब इसके लिए हमसे ये भी वादा विवाद किए हैं, कोई अपराध करता है, वो करता है, ये करता है, गलती करता है, उस समय में क्या किया जाए। अपराध क्यों करता है, गलती क्यों करता है भाई, हम उनको समझदार बनाते नहीं, इसलिए गलती करता है, अपराध करता है। इसमें क्या शंका ही क्या है। आप समझदार बनाना शुरू कर दो, कल से अपराध सब मुक्त, सब गलतियां समाप्त, सारा कार्बन समाप्त, सारा परेशानी समाप्त। अब अपराधियों को लेकर के ही आप क्यों चलते हो, सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो। जैसा मैं कोई अपराध करता नहीं हूं, ना मैं ना कोई गलती करता हूं, या ऐसे ही हमारे जैसा और 2500 व्यक्ति नहीं करते हैं, उनके साथ हमारा कोई परेशानियां नहीं है। अपरस्परता में हम मूल्यांकन करते ही हैं, मूल्यांकन करके हम तृप्ति पाते ही हैं। इसको कैसा भुलाया जाए, इसको कैसा हम अलग किया जाए, इसको कैसा हम नकारा जाए। एक तो ये प्रमाण आपके सम्मुख आता है। अब रह गया आपको जरूरत है कि नहीं, आपको भी यही जरूरत है, दूसरा कोई जरूरत नहीं है। आपको भी यही जरूरत है, आप भी इसी बात के लिए आगोरते बैठे हैं। तो मुझमें आप में इतने ही अंतर है, मैं किसी मैंने दर्दवश मैं एक कदम आगे चल दिया, मुझको ये चीज हासिल हो गई, मैं ऐसा सत्यापित करने योग्य हूं। अभी आप समझने के बाद आप ऐसे ही सत्यापित करोगे, मैं न्यायपूर्वक जी ऐसे ये फायदा है, ये इसमें इतना सुख है, इतना प्रसन्नता है, इतना संतुष्टि है, इस बात का सत्यापन आप भी करोगे। तो आप मैं स्वयं अकेले थोड़ी है, हमारे जैसा 200 व्यक्ति सत्यापन करने योग्य हो गए हैं, और जो आप भी हो जाएंगे। इसी ढंग से सर्वमानव अपने सत्यापित करने योग्य होता है। कब होता है, समझदारी के आधार पर। समझदारी कौन देगा, शिक्षण संस्थान देगा। शिक्षा संस्थान जो है सभी अभिभावकों का एक अभिव्यक्ति है। शिक्षण संस्थान क्या है, सभी अभिभावकों का एक सम्मिलित अभिव्यक्ति है शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था में ही शिक्षा संस्कार संपन्न होना आवश्यक है। संस्कार का मतलब है समझदारी, और उसको प्रमाणित करने की तरीका का मतलब है शिक्षा। क्या मतलब है, कितना सुंदर। सारे बात कहां से मिटता है, आप स्वयं शिक्षक हैं, आपसे पूछ लीजिए। तो समझदारी को पहले बोध होना, उसको प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी बोध हुए बिना शिक्षा कार्य पूरा होता नहीं। ठीक है,
समझदारी के लिए शिक्षण संस्था ही जिम्मेवार है, उसके लिए सभी अभिभावक जिम्मेवार है। इस ढंग से प्रत्येक परिवार शिक्षा संस्था का सूत्र से सूत्रित है, ये बात हमको समझ में आता है। इसीलिए जो शिक्षण संस्था को न तो किसी का निजीकरण, सरकारीकरण, एकीकरण, विपुलीकरण, इस प्रकार की बातों को ना सोचा जाए। शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखना का अभ्यास करें। इसी में मानव का कल्याण है। ये निजीकरण, राष्ट्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं है, ना हुआ अभी तक कुछ भी। जो शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में ही हमको देखना पड़ेगा। समझदारी से निकलता है यही तरीका। तो यदि ये पटती है, उसके लिए अपने को यही समझना होगा, हम न्याय प्रदायी क्षमता से हम स्वयं निष्णात होना होगा। न्याय प्रदायी क्षमता से हम स्वयं प्रमाणित होना पड़ेगा। ये दोनों चीज हम संपन्न होते हैं। हम समझते हैं तभी कर पाते हैं, समझते नहीं तो काय को न्याय होने वाला है। बड़े बड़े जो न्यायालयों में जब न्याय को समझा हुआ, जब न्याय मूर्ति नहीं मिलते हैं, बाकी को क्या बताएंगे हम? बाकी लोग कहां से पा जाएंगे? ये तो बात होना ही नहीं है। इसी विधि से हम न्याय के बारे में एक अच्छी ढंग से अपना अधिकार को बना लेना, हमारा क्या मतलब है? हम समझदार हुए। इससे क्या क्या फायदा हो गए? परिवार में हम जीने योग्य हो गए। समझदार होते ही समझदार व्यक्तियों का बीच में हम जीने योग्य हो गए। बहुत सामान्य बात है। अभी वही क्या सबके बीच में जीता नहीं क्या पूछा जाए तो यही निकलता है, न्याय नहीं तो क्या जीना हो। कम से कम न्याय नहीं तो जीना क्या हुआ। कम से कम जो यदि कोई चीज है मात्रा तृप्ति की, वो न्याय ही। ठीक है। तो न्याय समझदारी के आधार पर ही आता है। समझदारी जीवन और अस्तित्व को समझने के आधार पर ही आता है। उसका प्रमाण मानवतापूर्ण आचरण ही है। मानवतापूर्ण आचरण में न्याय होता है और कुछ अन्याय होते ही नहीं। आप शोध करोगे तो भी नहीं होगा अन्याय। ये इस प्रकार की ये स्थिति बनी हुई है। ये चिंतन की बात इस ढंग से हुआ, तो चिंतन के साथ ये पूरा का पूरा 6 क्रियाएं पूरा हो जाते हैं। कौन सा 6 क्रियाएं हैं? और चयन आस्वादन तो आप हम करते ही हैं संवेदना के साथ स्थान पर, और विधि से यह आप हमको सबको विदित है। और विश्लेषण में हम पूरा का पूरा पक्के हैं। अपने अर्थ में, किस अर्थ में? परिहित लाभ के अर्थ में हम विश्लेषण बहुत कर चुके हैं। उसी विश्लेषण के आधार पर हम हमारा शरीर के लिए जो आवश्यकता है, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं, उसको हम उत्पादन करने के लिए भी काफी सोच चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं। वो है आहार, आवास, अलंकार संबंधी वस्तु उपकरण और दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तु उपकरण। इन वस्तु उपकरणों के साथ हम समृद्ध हो चुके हैं। बाकी चीज यदि इसके अलावा कोई चीज है, वो मनुष्य उपयोगी नहीं है। जैसा बम बनाना, बारूद बनाना, युद्ध के लिए सामग्री तैयार करना, और युद्ध के लिए युद्धपोत तैयार करना, युद्ध के लिए आकाशयान तैयार करना, और उसके लिए दूर मार मिसाइल तैयार करना, समीप मार मिसाइल तैयार करना, मध्यम दूर मिसाइलों को तैयार करना, ये सब तो भाई लोगों ने कर ही चुका है। ये सब जो है मानव के लिए साधन नहीं है। ये मानव साधन के अर्थ में नहीं होती है। इसके विपरीत इसकी निरर्थकता और इसकी माने एक प्रकार के बर्बादी का आसार ये सिद्ध हो जाता है। किस विधि से? तर्क विधि से और घटना विधि से, दोनों विधि से। और ये जो सिद्ध होता है तात्विक विधि से, व्यवहार विधि से, तर्क विधि से, तीनों विधि से मनुष्य का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से क्या उपयोग है भाई? हम सुखी होना है, तात्विक विधि का चोट है। हम सुखी हो गए माने तात्विक रूप में हम व्यवहारिक हो गए। ठीक है। तो
और उसको प्रमाणित करने के लिए चले, प्रमाणित हो गए, हम व्यवहारिक हो गए। हम सुखी हूं, इसको हम प्रमाणित कर पाया, माने हम व्यवहारिक हो गए। इन दोनों के बीच में तर्क रहता ही है। हम ऐसे ढंग से हम प्रमाणित हो जाऊंगा, ऐसा ढंग से हम अनुभूत हो जाऊंगा, ये बात रहता है। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहार विधि से मनुष्य प्रमाणित होने की बात आता है। तो जितने भी आप हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, यह सब तर्कनिष्ठ है। ये तर्क के आधार पर ज्यादा हम बताते हैं। तर्क से तात्विकता के अर्थ को छूता है। यही संप्रेषणा का महिमा है। यदि संप्रेषणा में हमारा तात्विकता छू गए, तात्विकता इंगित हो गए सामने व्यक्ति को, हमारा संप्रेषणा का अभिव्यक्ति का सार्थकता है। ये मैंने अनुभव किया है, वैसे ही आप भी किए होंगे। ये कोई नया नहीं है, आदिकाल से ही आदमी इस प्रकार की चीज करते ही आया है। और दूसरा, और वही तर्क व्यवहार की सार्थकता को माने इंगित कराते हैं। व्यवहार में सार्थकता क्या है बताया? मानव प्रयोजन 4, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 को यदि इंगित करा देता है, इस विधि से ये चारों चीज मिल सकता है, इसको यदि बोध कराता है, ये व्यवहार ज्ञान हुआ। उसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। इसको आप अपने में जांच सकते हैं। ये कुल मिलाकर के पहला उपलब्धि यही है। परिवार में हम अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे, और दूसरे किसी आधार पर नहीं हो सकती। केवल मूल्यों के आधार पर और संबंधों के आधार पर, मूल्यांकन सहित उभय तृप्ति की प्रमाणों के आधार पर हम व्यवहार में न्यायिक हों, इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। जीवन का मतलब जो बनता है, जीवन का जो जब मतलब में जाते हैं, जीवन अपने क्रियाएं क्या करता है, इस स्वरूप में जाते हैं। जीवन क्रियाएं मूलतः 5 भागों में हम देख पाते हैं। हर स्थिति में 2-2 क्रियाएं होते हैं, स्थिति गति के रूप में। जैसा मनुष्य में, हर मनुष्य में आशा नाम की चीज होती है। आशा में चयन क्रिया होता है। क्या चयन करना है? आस्वादन अपेक्षा बराबर आशा। आस्वादन के लिए क्या चीज हम चयन करते हैं? एक क्रिया है। आस्वादन करते हैं, एक क्रिया है। इस क्रिया करने वाला भाग का नाम है मन। मन में 2 क्रियाएं देखा गया, आस्वादन और चयन। चयन क्रिया में हमारा आस्वादन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, उसको सोचते सोचते मनुष्य जो है ना, तमाम प्रकार की परिकल्पना किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा किया है, तमाम प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने में संलग्न है। ये आप हमको विदित है। इन तमाम प्रकार की चीज कई के लिए भाई पूछा? इसका ध्रुवीकरण होता है शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति के लिए तमाम चीज चाहिए। अभी तक हम जो अभ्यास की है, सुविधा संग्रह के लिए हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। उसका कारण क्या रहा? हम सुविधा संग्रह की प्रयोजन और सार्थकता को जानने मानने में जितना पीछे रहे हैं, उतने ही सुविधा संग्रह के लिए हम विवश होते गए। अब सुविधा संग्रह की झंझट ऐसा फंसाया जो सुविधा संग्रह में कहीं भी तृप्ति बिंदु का स्थान नहीं है। जितने भी सुविधा इकट्ठा करो, वे फिर भी वो कम ज्यादा की चक्कर में है ही है, और कितने भी ना करो तो भी कम ज्यादा की चक्कर में है। इस चक्कर कभी समाप्त होता ही नहीं है। इस ढंग से सुविधा संग्रह का कहीं भी तृप्ति बिंदु मिली नहीं। इसमें मनुष्य को तकलीफ पैदा होगी। इसकी सार्थकता को, व्यवहारिक प्रयोजनों को पहचानने पर यही निकला कि शरीर पोषण की बात है, पोषण के लिए द्रव्य चाहिए, ये बात सही है, और ये आहार, आवास, अलंकार से ये पूरा हो पाता है। और समाज गति की जहां तक बात आती है, उसमें दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी वस्तुओं की आवश्यकता महसूस होती है। ये सभी चीज मनुष्य को उपलब्ध हो गई है, और इससे अभी तक तृप्त हुआ नहीं है।
यही सबसे बड़ी भारी मैंने एक विडंबना की मुद्दा है। तृप्त हो कैसा हुआ जाए, यही हमको चाहिए। उसके बाद जीवन में और ये 2 क्रिया तो सभी कोई जानते ही हैं, और 2 क्रिया जीवन की होती है, जो तुलन और विश्लेषण। विश्लेषण क्रिया को हर मनुष्य अपने बलबूते पर जो कुछ भी हो सकता है करता ही है। इन तमाम विश्लेषणों से प्रयोजनों को ही पहचानने की बात आती है। प्रयोजन को पहचानने के बारे में पहले अपन ध्रुवीकृत हो चुके हैं। प्रयोजन मूलतः प्रमाणित होना है, जागृत होना है, समाधानित होना है, समर्थ होना है, और वर्तमान में विश्वास होना है, व्यवस्था में जीना है, और अभयता पूर्वक जीना है, और सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। यही कुल मिलाकर के प्रयोजन है। इन प्रयोजन के लिए हम जीना है। यदि विपरीत दिशा में ले जाएं, जो भोग अतिभोग बहुभोग की ओर ले जाएं, तो मनुष्य कहीं भी टिक नहीं पाएगी। तो अभी जैसा विज्ञान निष्कर्ष निकलता है, मनुष्य कुछ देर के बाद मरी जाएगा सब, और सारा धरती नष्ट हो जाएगी, जैसा कल्पना दे रहा है वो हो ही जाना है। मनुष्य धरती के रूप में, धरती के विधि में अपन सोचे तो पता लगता है, धरती अपने में सर्वसमृद्ध होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर आवास योग्य होने के बाद मानव अवतरित हुआ। मानव को शनै शनै जागृत होने के अवसर प्रदान किया। मानव जागृत होने के स्थान पर मैंने भोग अतिभोग के ओर अपने दिशा को बनाया। ये तो आप सर्वविदित ही है। इन दिशा बनाने के आधार पर संग्रह सुविधाएं कहीं भी अंतविहीन तादाद पर चले गए। वो जितना अधिकाधिक आज संग्रह सुविधा है जिसके पास, और उतने तादाद में सबको संग्रह सुविधा को यदि गणित किया जाए, उतना सामान धरती में है ही नहीं, उतना सामान धरती में है ही नहीं। इस आधार पर संग्रह सुविधा की ये हवीस है, ये कहीं न कहीं आदमी को डुबाने की ही है। इसीलिए प्रयोजन से सारा संग्रह को, सारा सुविधा को प्रयोजन से संबद्ध करना आवश्यक है। सब प्रयोजनों के लिए यदि हम संबद्ध करते हैं तो यही निकलता है कि शरीर पोषण, संरक्षण और समाज गति निकलता है, 3 निकलता है। और उसके बाद इसको समाज गति के ओर जाते हैं तो यही निकलता है अखंड समाज में भागीदारी करना और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना। इन 2 विधा में इसका माने स्वाभाविक रूप में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन के आधार पर मनुष्य जीने जाता है तो स्वयं सुखी होता है, दूसरों के साथ सह अस्तित्व में जीना बन जाता है। इतने ही कुल स्वरूप है। इस विधि से हम आप सब अस्तित्व में जागृति को प्रमाणित करना है, एकमात्र उद्देश्य है। उसका प्रमाण स्वरूप ये है, व्यवस्था के रूप में जीना है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना ही गवाही के रूप में मिल पाता है। इसमें अद्भुत स्रोत यही है, हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना ही चाहता है, यही इसका मूल शुद्ध सफलता का आधार है। आप भी व्यवस्था में जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। व्यवस्था का मूल तत्व में पहले भी अपन स्पष्ट हो चुके हैं। भय और प्रलोभन के स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन को, उभय तृप्ति को पहचानने की आवश्यकता है। इसी विधि से समझदारी को विकसित करने की आवश्यकता है, कुल मिला के नहीं। अभी प्रस्तुत प्रसंग यही है, जीवन का स्वरूप। जीवन ऐसे देखा गया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है। ये कभी भी अलग अलग होते नहीं, ये पहला बात है। इसका कार्य रूप है, मन का 2 कार्य रूप है, चयन और आस्वादन,
वृत्ति का 2 कार्य रूप है, तुलन और विश्लेषण। चित्त का 2 कार्य रूप है, चिंतन और चित्रण। और बुद्धि का 2 कार्य रूप है, बोध और संकल्प। और आत्मा का 2 कार्य रूप है, अनुभव और प्रामाणिकता। ये 10 क्रिया के रूप में तो हर जीवन में और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत कार्यरत जीवन ये 10 क्रियाएं करने के लिए उद्यत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए भ्रम, निर्भ्रम, भ्रम और जागृति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। भ्रमित होने के स्वरूप को भी देखा गया है और जागृत होने के स्वरूप को भी देखा गया, भले प्रकार से देखा गया है और समझा गया है। उसी को समझाने की ये प्रयास कार्य है। तो भ्रमित अवस्था में जीवन क्या करता है, कितना करता है, कार्यरत रहता है, और जागृत अवस्था में कैसे रहता है। जागृत अवस्था में अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन कार्यरत होता है और भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और जीवन के केवल जो 10 क्रियाएं बताए उसमें से 4.5 क्रियाएं क्रियारत रहते हैं, बाकी जागृत रहते नहीं हैं। क्रियारत रहते हुए उनके लिए जो बाकी भागों को समझाने की वस्तु नहीं रहती है, इसी कारण से अंतर्विरोध जीवन में बना रहता है। इसको भले प्रकार से देखा गया है। तो वो 4.5 क्रियाएं ये है, चयन आस्वादन, ये संवेदनशीलता के आधार पर होता ही है, जिसको आप हम जानते ही हैं। और हाथ, पैर, नाक, कान के लिए अच्छा लगने वाले वस्तु को हम अपनाते हैं और बाकी कुछ खराब लगने वाली चीज को छोड़ देते हैं। इसको संवेदनशीलता के आधार पर हम शुरुआत कर देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही आज तुलन नाम की क्रिया वृत्ति से करता है, प्रेरित लाभ के रूप में ये एक क्रिया है। और इसी के अर्थ में विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो हमको ये संवेदनशीलता में ही जीना है। ये तो इसके लिए तो बहुत सारा दस्तावेज भी तैयार हो चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसी पक्ष में जो चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं, जैसा मकान बनाना, कपड़ा बनाना, यंत्र बनाना, ये सब चीज को चित्रित कर लेते हैं। चित्रित करके हम अपने कुल मिलाकर के इंद्रिय संवेदना के अर्थ में अथवा इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इसका अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है, बेठीक है, वो ज्यादा है, कम है, इस प्रकार की सारा संकट मनुष्य के सामने रखा ही रहता है। ये पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। तो वस्तुएं ज्यादा हो गई, कम हो गई, यही हो सकता है, किंतु मानसिकता तो उतने हैं, ज्यादा कम, बड़ा छोटा, और विद्वान मूर्ख, और जो धनी निर्धनी, इस प्रकार की दूरियां आदिकाल से ही रही है, अभी भी वो चीज है। मानसिकता आदि मानव का ही है। ये 4.5 क्रिया में ये मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं वो जागृत होने की आवश्यकता है। वो समझदारी से ही जागृत होता है। तो समझदारी का बात आपको ये इंगित कराने की कोशिश किया था। तो पहचानने, निर्वाह करने के लिए ये 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है। इसी से मनुष्य जीता भी है। ये पशु जैसा जीने के लिए पर्याप्त है, मानव जैसा जीने के लिए पर्याप्त नहीं हुई। यही संकट है। मानव होते हुए जीव जैसा जीवों के सदृश जीना बनता नहीं है, उससे संतुष्टि पाना संभव नहीं है। ये तो सब बहुत सारे गवाहियां गुजर चुकी हैं, सबके सामने गुजर चुकी है, ऐसा मेरा सोचना है। और भी गवाहियां चाहते तो शोध भी किया जा सकता है। अब जो मूल मुद्दा 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होते हैं, वो सारे क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। उसमें से केवल थोड़े भाग को जागृत बने प्रमाणित करना जागृति नहीं होती है। जैसा उसको एक छोटा सा मैंने अपने में ही देखने वाली बात सोचें, जैसा शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय
अपने आप में सटीक एक दूसरे के तालमेल से काम करते रहते हैं, इसको देखते हैं। इसमें से यदि पैर काम नहीं करता हो, हाथ नहीं काम करता हो, बाकी 3 काम करता हो, तो उसको लूला लंगड़ा ही कहेंगे, तो वो स्वस्थ आदमी कहा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में जो 10 क्रियाएं हैं, ये नित्य वर्तमान है, नित्य क्रियाशील हैं। इन 10 क्रियाएं वर्तमान में प्रमाणित होना, यही कुल मिलाकर के जागृति का मतलब है। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने वाली क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने के साथ साथ जोड़ नहीं पाएंगे। हम अभी तक जो है पहचानने निर्वाह करने की विधि से हम ये 4.5 क्रिया को हम प्रमाणित कर दिया है। मानव परंपरा जब बच्चे पैदा होते हैं और बचपन से ही ये 4.5 क्रिया की ओर हैं, वो बुढ़ापा भी वहीं तक पहुंच करके अंत हो जाता है। यही मानव का, सर्वमानव का पराभव का आधार है। आगे क्रियाएं यदि व्यवहार में प्रमाणित होती हैं, वही जागृति का आधार है। वो जानने मानने की विधि से ही होगी, जानने मानने की तृप्ति बिंदु को पाने की विधि से होगी। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में मानव तृप्ति बिंदु को पाता नहीं। और जो अन्य संसार जो पहचानने निर्वाह करने के क्रम में कैसे रहता है, नियमित रहता है, नियम के अनुसार काम करता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है, संतुलित रहता है। इस विधि से व्यवस्था है, समझदारी की विधि से व्यवस्था नहीं है। ये बात आप हमको एक रेखाकरण की विधि से समझ में आना है। ये इसी को समझने में अभी तक अपन बहुत सारा परेशान थे। सही गलती का आधार यही है। तो हम समझ गए हैं, जान लिया है, मान लिया है, तृप्ति बिंदु पा गया है, तभी हम जो माने पूर्णतः हम प्रमाणित 10 क्रियाओं का प्रमाणित करने योग्य हो पाते हैं, अन्यथा हम हो ही नहीं पाते हैं। इसको ऐतिहासिक विधि से भी शोध किया जा सकता है। ये रुका हुआ यही है। ये एक बहुत ही मार्मिक बिंदु है। इस पर सभी मेधावियों का ध्यान जाना चाहिए, ऐसा मेरा मैंने एक प्रकार से विनय है। ये इस बिंदु पर और आगे हम सोचते हैं, ये 10 क्रियाएं जो होते हैं, जैसा एक बार दोहराते हैं, चयन आस्वादन मन में 2 क्रियाएं निरंतर होता रहता है, और वृत्ति में तुलन और विश्लेषण 2 क्रियाएं होते रहते हैं, और चित्त में चिंतन और चित्रण 2 क्रियाएं होते रहते हैं, बुद्धि में बोध और संकल्प ये 2 क्रियाएं होते रहते हैं, आत्मा में अनुभव और प्रामाणिकता ये 2 क्रियाएं होते रहते हैं। ये जब कोई भी जागृत होने की बात आती है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प कार्य करना शुरू करता है, और उसी के अनुरूप में चिंतन और चित्रण संपादित होना शुरू कर देता है, और उसी आधार पर वह तुलन और विश्लेषण हो पाता है। उसी के अनुरूप चयन और आस्वादन होना शुरू करता है। कुल मिलाकर के इसमें परिवर्तन क्या हो जाता है? अब हम संवेदनशीलता को वो बहुत सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजनाओं को तैयार करते हैं। उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन ही आता है, और संवेदनशीलता के साथ साथ भय और प्रलोभन ही जो जुड़ा रहता है, वो मूल्य और मूल्यांकन के साथ विलय को प्राप्त करता है। यही जागृति का व्यवहारिक स्वरूप है। इससे हम व्यवस्था में जीना बन जाता है। जागृत होने के बाद संवेदनशीलता विधि से हम व्यवस्था में जी नहीं पाते। संवेदनशीलता का जो इसका क्या कारण है, उसको भी शोध किया गया है। उसमें हमने देखा है कि संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, वो जीव संसार में पूरा हो गया है। यदि संवेदनशीलता ही यदि अंतिम मंजिल होती, और मनुष्य को होने की जरूरत नहीं रहा, नियति में कोई निष्प्रयोजन कोई स्थिति बनता नहीं। पूरा का पूरा सहअस्तित्व में अथा से इति तक या संपूर्णता तक, संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीत
पूर्वक एक व्यवस्था का स्वरूप ही है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता सूत्र क्या है? व्यवस्था में होना, व्यवस्था के रूप में ही होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, ये मूल मुद्दा है। इस मूल मुद्दे के साथ पदार्थावस्था भी जुड़ा है, प्राणावस्था भी जुड़ा है, जीवावस्था भी जुड़ा है। ज्ञानावस्था जुड़ने के लिए अभी अपने को शोध और अनुसंधान करना शेष है। बात इतनी ही। जबकि हम मानव ये मान के चलते हैं सबसे ज्यादा हम कहीं हो गए हैं और सबके ऊपर राज करेंगे, सबके ऊपर अधिकार करेंगे, प्रकृति पर हम अधिकार करेंगे, शासन करेंगे। ये सबसे एक्चुअली की बात सुनने में आती रही है। ये हवीसों की बात से जो परिणाम हुआ आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसमें आप हम सब विद हैं। तो अब रह गया उसी को लेके चलना है या परिवर्तन चाहते हैं, यही दावे की बात है। परिवर्तन चाहते हैं तो यह प्रस्ताव एक है, इसको ये आग्रह कुछ भी नहीं है, एक प्रस्ताव है। इसको आप हम सब शोध कर मने जांच सकते हैं। यदि इससे हमको राहत मिल सकता है, इसको अपना सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। उसका इतने ये मेरा दावा यही है, मेरा सत्यापन यही है, मैं इस विधि से सुखी हुआ। यहां तक तो मैं कहूंगा ही, मेरे अधिकार की बात है ये मैं सुखी हुआ, मैं समाधानित हुआ, मैं अपने में स्वायत्त हुआ, मैं अपने में मैंने समृद्धि का अनुभव करने योग्य हुआ। ये हमारा सुख का स्रोत बना। इतनी ही बात है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति हो सकता है, ये मेरा कुल मिलाकर के परिकल्पना है या प्रस्ताव है। इसके आधार पर आगे की बात है। अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने के संबंध में तत्पर हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जीवन होने का स्वीकृति सभी मानव में है ही। जीवन हर व्यक्ति अपने मन से ये कहता ही है, जीवंत हूं, जीवित हूं, जीवन है। इस प्रकार की भाषा प्रयोग आदिकाल से भी है। किंतु जीवन क्या है? जीवन का अध्ययन करता कौन है? जीवन का अध्ययन से प्रयोजन क्या है? इस पर शोध होना शेष रहा। इन्हीं तथ्य को उद्घाटित करने की नियति सहज विधि से, जो मानव भी नियति में एक इकाई है ही है, तो स्वाभाविक रूप में मानव का पुण्यवश ही ये सब चीजें उद्घाटित होती आती है। जब जब जो चीज की जरूरत पड़ी है, शायद है, वो उद्घाटित होता रहा। वो अपर्याप्त होने से जो परेशानियां तैयार हुई, उसके लिए उपाय पुनः उद्घाटित हुई। ऐसे ही उपायों के क्रम में ये भी एक उद्घाटन है, ऐसा मेरा मानना है। तो इन जीवन की 10 क्रियाएं, जिसको मैं भले प्रकार से देखा है और समझा है, जी करके देखा है, ये मुझ में प्रमाणित हुई है। 10 क्रियाएं मुझ में प्रमाणित हुई है। मैं प्रमाणित करता ही हूं। मुझको इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि खुशहाली की बात है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ लें। पहले आत्मा एक भाग का नाम है जीवन के। उसको मध्यांश के रूप में मैंने देखा है, समझा है। गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश आत्मा नाम से संबोधित किया गया है। ये अपने में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय परिवेश, तृतीय परिवेश और चतुर्थ परिवेश के रूप में और बाकी सब क्रियाएं संपादित होते हैं। मध्यांश के रूप में कार्यरत वस्तु को माने परमाणु अंश का नाम है वो आत्मा। ऐसे जो गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य परमाणु के मध्य में तो 2 ही क्रियाएं हैं, हमको समझ में आई है। वो 2 क्रियाएं तो इस प्रकार देखा गया है, अनुभव और प्रामाणिकता।
प्रामाणिकता का धारक वाहक होते हुए देखा गया है और जो इसके अनुभव होता हुआ देखा गया है। ये दोनों क्रियाएं मध्यांश में होता है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। दूसरे, ये प्रथम परिवेश में जो क्रिया होता है वो 2 क्रिया होता है। उसका नाम है बुद्धि और उसका क्रिया है बोध और संकल्प। ऐसा 2 क्रिया होती है। और दूसरे परिवेश में जो क्रिया है उसका नाम है चित्त। उसमें भी 2 क्रिया होती है, चिंतन और चित्रण। तृतीय परिवेश में जो क्रिया होती है उसका नाम है वृत्ति। उसमें भी 2 क्रिया होता है, तुलन और विश्लेषण। चतुर्थ परिवेश में जो कुछ भी क्रिया होती है उसमें भी 2 क्रिया होता है। उसका नाम है मन। क्रिया है चयन और आस्वादन, अथवा दूसरा विधि से आस्वादन और चयन। इस प्रकार से 10 क्रिया की बात है। ये 10 क्रियाएं जीवन में अविरत रूप है, किंतु प्रमाणित होने की बात है, बारी है। प्रमाणित होने में हम कितना प्रमाणित हुआ मानव जाति, उसको आपको पहले से एक सर्वेक्षण रूप में आपको प्रस्तुत कर दिया है। वो है 4.5 क्रिया। 4.5 क्रिया को कैसा आधा कर दिया भाई, ये भी एक प्रश्न हो सकती है। इसको मैंने ऐसा देखा है, तुलन में 2 पद्धति है। एक प्रीहित लाभ पद्धति है, जिसके आधार पर जीवन अपने को सदा सदा ये सोचता है हम ठीक कर रहे हैं, जो 4.5 क्रिया ही अपने को सही मानता है। तो जिसके आधार पर हम संवेदनशीलता के रूप में काम करना बन गया है। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक होता है, शरीर मूलक होता है, जबकि इंद्रिय और शरीर को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। देखिए कितना एक सोचने की बात है, समझने की बात है। जीवन यदि शरीर को जीवंत नहीं बनाया जाए, जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होता है, संवेदनशील काम ही नहीं होता है। इसको स्वाभाविक रूप में हम ये देखते हैं, ये आदमी जहां कहीं भी बेहोश होता है उस समय में आंख कान नाक का कोई काम होता नहीं, और मरने की बात तो होते ही नहीं। तो ये सब आप हर दिन आए दिन देखते ही रहते हैं। तो इससे ये हमको पता लगा है कि जीवंत बनाए रखने का काम जीवन ही बनाए रखता है। जीवंत बनाए रखा हुआ चीज को जीवन मान लेता है। यही मूल भ्रम है। जीवन अपने को शरीर को जीवन मान लेना है, कुल मिलाकर के भ्रम का मूल गठन है। शरीर को जीवन मानने के पश्चात शरीर के अनुसार चलना बाध्यता होता है। यही मान्यता के आधार पर चलने के आधार है, और जानना तो कुछ है ही नहीं। कुछ भी हम समझाने जाते हैं आधुड़े ही होना है। अभी तक जैसा हो गए हैं ये स्वयं गवाह है। अभी तक 20 प्रकार से मनुष्य जो है ना जीवन को समझाने की कोशिश किया। सारा बात अंततोगत्वा जाकर के शरीर ही जीवन है, इसको मानने की पक्ष में ही 99% और ज्यादा % लोग आज भी यथावत शरीर को जीवन मानते हैं। ये भ्रम का मूल तथ्य यहां से है। अब होना क्या चाहिए, जीवन को जीवन माना जाए, शरीर को शरीर माना जाए, शरीर का भी मूल्यांकन हो और प्रयोजन के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजन के आधार पर। सीधी बात है। यदि जीवन और शरीर का मूल्यांकन प्रयोजनों के आधार पर होता है तब मानव संज्ञा में हम जीना बनता है। मानव संज्ञा में जीने के आधार पर हमारा जीने की तरीके में बदलाव आता है। यदि ये दोनों मूल्यांकित होने की स्थिति में, ये मूल्यांकित नहीं होता है तो मानव व्यवस्था के रूप में तो जिएगा नहीं, कहीं ना कहीं अव्यवस्था की परेशानी रहेगा ही, कहीं ना कहीं रहवे करेगा। इसको चाहे अपन मानो ना मानो, व्यवस्था में जीना तो प्रमाणित होगा नहीं। व्यवस्था में जीने के लिए ठोक बजाओ मूल्यांकन यही है, शरीर का भी मूल्यांकन हो उपयोगिता के आधार पर, और जीवन का भी मूल्यांकन हो प्रयोजनों के आधार पर।
और शरीर एक जीवन के लिए उपयोगी वस्तु है, इसमें दो राय नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से देखा है। क्या उपयोगिता है पूछोगे तो एक ही बात से निकलती है। तो जीवन अपने जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए उपयोगी है मानव शरीर, इतने ही बनता है। इसके योग्य बना हुआ है, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, बिना योगदान की बनी हुई है। मानव शरीर को थोड़ी मानव बनाया है, कुछ नहीं बनाया, कोई आदमी नहीं बनाया, किंतु मानव शरीर बनता ही है। बनने की विधि आप हमको विदित है, बनने की स्थली हमको विदित है। इस विधि से हम मानव शरीर रचना के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैसा बनता है ये भी पता है, जिस स्थली में बनता है वो भी पता है। और शरीर रचना के पश्चात जब कभी भी शिशु रूप में मनुष्य प्राप्त होता है वो जीवंत मिलता है। मुख्य बात यहां से है। जीवंत शिशु के मिलने के बाद हम सोचते हैं ये शरीर जीवन है, जो देखने वाला अभिभावक भी ऐसे मान लेता है। तो जो स्वयं थोड़ा दिन के बाद वो शिशु भी ऐसे ही मानने लगता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने का जुगाड़ ऐसा बनी हुई है, रेखा ऐसी बनी हुई। अब इसको क्या करेंगे भाई? करेंगे इस प्रकार से, जो अभिभावक पहले समझने की आवश्यकता है। जो शरीर गर्भाशय में रचित होता है ये सबको विदित होती है, और वो शरीर को चलाने के लिए जीवन रहता ही है। प्रकृति में कोई ना कोई जीवन ऐसा शरीर को चलाता है। वो चलाने की क्रम तब से कब से होता है ये भी पूछा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार शरीर को निरीक्षण परीक्षण करने की स्थिति में जब कभी पेट में बच्चे होते हैं, जब से हल डुल शुरू करते हैं, तब से जीवन शरीर को संचालित करना शुरू करता है। यह संभवतः ये चौथे पांचवें महीने में ये घटना संभावित होता है, अथवा पांचवें छठवें महीने में होता है। तो इसको हम यदि ध्यान से देखा जाए, शरीर और जीवन का जो संयोजन है, एक माने संचालित करने का मिलन है, गर्भाशय में ही हो जाता है। ये मुख्य बात है, ये भी अपने को ध्यान में रखने की मुद्दा है। और जीवन जो है ना शरीर नहीं है, इस बात को पहचानने के लिए यही है। शरीर की कोई भी अंग अवयव में न तो न्याय का प्रतीक्षा है, न ही व्यवस्था का प्रतीक्षा है, सत्य का तो प्रतीक्षा दिल्ली दूर है। इन तीनों का प्रतीक्षा अंग अवयव इंद्रियों में होता नहीं, अपेक्षा भी नहीं होता है। इन इंद्रियों में कुछ नहीं होता। आंख में न्याय का प्रतीक्षा होता है, अपेक्षा होता है? नहीं होता है। हाथ पैर नाक कान कहीं भी नहीं होता है। किंतु आप न्याय की अपेक्षा करते ही हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मैं भी करता हूं, सभी करते हैं। किंतु व्यवस्था का भी अपेक्षा हम करते हैं, आप करते हैं। सत्य का भी अपेक्षा मैं करता हूं, आप करते हैं। इस ढंग से तीनों चीज हम आप अपेक्षा भी करते हैं, प्रतीक्षा भी करते हैं। यह सच्चाई है। इसका भरपाई होना ही कुल मिलाकर के जीवन की 10 क्रियाएं प्रमाणित होना है, और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत सारा झंझट भी नहीं है और बहुत सारा रहस्य भी नहीं है। अब रहस्य नहीं है, इस बात कहां से ध्रुवीकृत होता है? हर मनुष्य जीवंत ही है, ये तो बात पक्का है। और शरीर जीवंत रहने के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है। जीवन नहीं रहेगा तो शरीर जीवंत नहीं रहेगा, ये यथार्थ है। और शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए जो माने वस्तु है, इसी का नाम हम जीवन नाम लिया है। जीवन अपने में जो सदा सदा शिशुकाल से ही परंपरा के रूप में जो मन की 2 क्रिया चयन आस्वादन को शुरुआतें करता है, ये तो वो तो करते ही रहता है। दूसरा जो विश्लेषण और तुलन में से विश्लेषण तो करता ही है, और तुलन को प्रीहित लाभ के रूप में हर व्यक्ति करता ही है। बाल्यकाल से ही करता है, वृद्धकाल से भी करता है, इसको हम देखते हैं। और जो और क्रिया जो चित्त का जो एक क्रिया है चित्रण क्रिया को हम तमाम करते ही हैं, करते ही आ रहे हैं।
यही चित्रण क्रिया चलते मनुष्य अपना सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी सारे वस्तुओं को चित्रित कर लिया और उसको प्राप्त भी कर लिया। प्राप्त भी करने के बावजूद भी हम कहीं भी कोई व्यवस्था तक पहुंचना बनाना है। इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे ये मानव का उपलब्धि है या मानवीयता की उपलब्धि है, मानव का श्रेष्ठता का उपलब्धि है, मानव का अधिकार का उपलब्धि है, संघर्ष का उपलब्धि है, युद्ध का उपलब्धि है, शोषण का उपलब्धि है। कुछ भी गणित लगाते रहते हैं। आए दिन ये सब तो पेपर पत्रिका पुस्तक इसमें तो सब हर दिन कहते भी रहते हैं। इन सबको हम भी सुनते हैं, आप भी सुने हैं, आप भी पढ़े होंगे, हम तो पढ़े नहीं हैं। बात इतनी है, सुनने की बात सही है, इतने ही बात है। तो इन बातों को देख करके हंसी भी आती है, कभी अफसोस भी होती है। हम कैसे इतने में मान लिया, हम सब मनुष्य के लिए हम सभी कुछ पा गए, मनुष्य को हम अध्ययन कर लिए, ये कैसा सोच लिए, एक पुनर्विचार करने की मुद्दा है। जो कहते हैं शरीर शास्त्र के नाम से लिखा जाता है, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, तो बायोलॉजी वाले तो करते क्या है, तो शव को अध्ययन करते हैं। जीवंत आदमी का एक भी आदमी आज तक अध्ययन नहीं किया। वो कहते हैं बायोलॉजी को पढ़ा दिया। क्या यह सच्चाई है? सच्चाई हो सकता है? कोई अंधरा भी क्या यह मान सकता है? आप ही बताओ, सोचो कि हम एक शव को काट करके मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? हड्डी को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? और मांसपेशियों को गिन करके क्या मनुष्य का अध्ययन कर पाएंगे? ये जबकि जीवंत मनुष्य में ही आंख कान नाक में कहीं भी मनुष्य का अध्ययन नहीं होता है। जीवंत मनुष्य में मरा हुआ मुर्दा जब जीवन छोड़ दिया है, ऐसे मरी हुई शरीर को मैंने देख करके हम मनुष्य का अध्ययन कर लिया, ऐसा सोचते हैं। ये इससे बड़ी झूठ, इससे बड़ी लबराई और क्या हो सकता है? मानव परंपरा को क्या क्या देन दिया परंपरा ने, तो झूठ की पुलंदा दिया। इसीलिए क्या हो गया, जो आदमी शिशु गोद में आता है, स्कूल में जाता है, उनके ऊपर यही लादा जाता है, माने इसी झूठ की पुलंदा लादा जाता है। जबकि हम मनुष्य का अध्ययन किए नहीं किए। हम डिंग हाँकते हैं, मनुष्य का अध्ययन कर लिया। अस्तित्व का अध्ययन किए नहीं किए, हम डिंग हाँकते हैं, इसके ऊपर हम शासन करेंगे। अब क्या करेंगे? अब क्या किया जाए? तो इस ढंग से मानव परंपरा दब चुकी है, बहुत बड़ी भारी बोझों से दब चुकी है। और ये इसका दो ही विकल्प है, नहीं तो इससे छुटा जाए, नहीं तो सब मर जाए, दो में एक हो जाए। मानव इस धरती पर रहे ना करे, रहेगा तो सबूर से रहे। यही आज की आवश्यकता है, यही स्थिति बनी हुई है। तो सब मरने की बात जहां तक है, नियति स्वयं माने संतुलित करता है। इस बात को भी हमको पढ़ाया गया है, मानव जाति को पढ़ाते हैं। मानव जब जितना अति कर सकता है वो सब करने की बात, तो प्रकृति में ही ये व्यवस्था है। प्रकृति ऐसा परिस्थिति में डालेगी, मानव इस धरती पर रहवे नहीं करेगा। ठीक है। एक तो पर्यावरण की बात, हल्ला दंगा, ये तो हम सुनते ही हैं। तो कितना आदमी मरेगा, कितना आदमी बचेगा, वो सब के लिए उपाय खोजा जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा देश वाले बच जाए, कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारा धर्म वाले बच जाए, कुछ परिवार वाले सोचते हैं हम धार्मिक हैं, हम बच जाएं, बाकी सब मर जाए, ऐसा भी सोचते हैं। या ये दिन पेपरों में आता ही है, बचाने वाला यही है। किसी एक का नाम लेते हैं, उसमें कोई ना कोई मजहब समाई रहती है, बाकी सबकी अंतकाल होने ही वाला है, ये भी कहते हैं। ये सब कह करके कहाँ जाना चाहते हैं? क्या होगा इसका? हसरत क्या होगा? तो ये सोचने की मुद्दा है। इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है, हम वाकई में धर्म, राज्य, शिक्षा के मुद्दे में भटक चुके हैं अच्छी तरह से।
धर्म गद्दी में धर्म का कोई सार्वभौमता नहीं है। जितने भी इस धरती के छाती के पीपल बने हैं, कोई भी धर्म गद्दी में सार्वभौम धर्म का कोई ट्रेस नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब क्या सोचना है? अब कहां से लाएं, कहां से धर्म को लाएं? राजगद्दी में राज्य का कोई अवधारणा नहीं। हम राज्य को, राष्ट्र को बचाने के लिए हमको काम करना है। क्या करेंगे? आखिर में मिला संघर्ष। संघर्ष के लिए क्या मिला? संघर्ष का कुल मसाला क्या चीज है? द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध, 4 मसाला मिलकर के क्या चीज है? संघर्ष। ये चारों मसाला मनुष्य बनाता है कि प्रकृति बनाता है? पूछा गया, देखा गया, इसको अध्ययन किए मैं, जिससे पता चला ये मानव ही ये मसाला बनाता है, भ्रमवश बनाता है। ये 2 दिग्गज संस्था 2 है, धर्मगति, राजगति। सबसे शक्तिमान, सारा ताकतवर, सारा साधन जिनके पास है, ये 2 ही गद्दी के पास है। दोनों गद्दी इस ढंग से रिक्त हो गई। अब व्यापार गद्दी को पूछना ही नहीं है, शोषण के लिए पहले से ही बैठा है। अब क्या किया जाए? शिक्षा गद्दी के पास पूछा, उनके पास कोई मार्गदर्शन की, दिशा दर्शन की, लक्ष्य की हो चिन्हित लक्ष्य को पहचानवा सके, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। अब बोलिए आदमी क्या करे, सामान्य आदमी क्या करे? ये आपको भी सोचने की मुद्दा है, मुझको भी सोचने की मुद्दा। मैं समझता हूं सबके समान रूप में दायित्व बैठा हुआ है। इससे ये स्मरण दिलाने का मुद्दा यही है, अभी परंपराएं जो ये 4 परंपराएं गिनाए गए, इससे हमको कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। कुल मिला के इतने हैं सभी वचन। तो रास्ता नहीं मिलता है तो क्या किया जाए? रास्ता खोजा जाए, बनाया जाए। यही साहसिकता का परिचय है। वो रास्ता क्या चीज है? समझदारी का रास्ता होगा। मारपीट की रास्ता कुछ नहीं होगा। मारपीट करने वाला बस जानवरों के संसार में ही पूरा हो गई है। मनुष्य परंपरा के लिए मारपीट कोई साधन नहीं है। मारपीट से कोई लक्ष्य मिलता नहीं है। मारपीट से कोई हमारा आवश्यकताएं पूरा होता नहीं है। मारपीट से हमारा तृप्ति मिलता नहीं। चारों मिलता नहीं, इसके बहुत भी मारपीट की परंपरा बना के रखें। बोलिए साहब, ये भी लबराई हो गया कि नहीं हुआ? मिलता ही नहीं तो उसको भी डुहारो कहा। अब क्या किया जाए? इस ढंग से हम हंसी के पात्र हो चुके हैं। इसलिए अब बुद्धि की बात यही है, तो हम स्वयं समझदार हों। समझदार होने का जांच अपने में करें। तो मुझको करके आप समझदार नहीं हो सकते हैं। मुझको जांचने मात्र से आप समझदार नहीं हुए। आप स्वयं अपने को जांचेंगे तभी समझदार हुए। मैं संसार को जांच जांच करके 30 वर्ष तक मैंने सिर कूट लिया, कहीं भी हम समझदारी का ट्रेस नहीं मिला। जब हम 20 वर्ष प्रयत्न करके अपने को जांचा, तब समझदारी का ठोर मिला। तो अब ये पहले जो हम जितने भी परिश्रम किया, उसको हम अध्यावसायिक विधि से अभी मानव को अर्पित करना चाहते हैं। उसी क्रम में एक प्रयास है ये। इस अध्यावसायिक विधि से यदि आपको इंगित हो जाता है अस्तित्व शाश्वत सत्य है, आपको ये समझ में आ जाता है सह अस्तित्व ही शाश्वत सत्य है, सह अस्तित्व में जीना ही हमारा परम धर्म है, ये यदि समझ में आता है, उसके लिए सारा समझदारी आपके समीची नहीं है। ये बहुत सुलभ है। लबरा ये ज्यादा कठिन है मेरे अनुसार। तो सच्चाई में जीना मनुष्य के लिए सुगम है। आज भी मैं यही कहूंगा, कल भी यही कहूंगा। मैं जी करके देखा हूं। हमको पहले जब हम तमाम प्रश्नों से घिरा था, उस समय में हमको जीने में कितनी तकलीफ थी, और वो प्रश्नों से मुक्त हो गया, समाधान से हम संपन्न हो गए, लेस हो गए। उसके बाद हमारे पास सुगमता है। हमको कहीं कठिनाई दिखती नहीं है। ये मेरा सत्यापन यही है। यदि ये बात मुझको पटती है, मुझको ठीक लगता है, यदि आपको भी ठीक लगता है, तब तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा ही
इसी प्रकार हमारे साथियों में 20 व्यक्तियों में यह बात को देख लिया गया, प्रमाणित कर ली गई। ये हमारा एक उत्सव की, उत्साह की, दृढ़ता की, विश्वास की आधार ये बनी हुई है। ये बात यदि आप भी चाहते हैं, आप भी अपने में जांचिए। क्या जांचेंगे भाई? चिंतन से जांचना शुरू होता है, न्याय से शुरू होता है। क्या हम संबंधों को समझे हैं या संबंधों को हम निर्वाह करते हैं? संबंधों में निहित मूल्यों को मूल्यांकन कर पाते हैं? उभय तृप्ति जगह की आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं? ये जांचने की मुद्दा है। ये चिंतन क्रिया का मतलब है, जो 5वीं क्रिया है। ये यदि जांचना शुरू करते हैं, वृत्ति में जो दूसरा एक निश्चित कार्यक्रम है, प्रिय हित लाभ में निश्चयता मिलता नहीं। हमको जो प्रिय लगा आपको प्रिय नहीं लगेगा, आपको जो हित लगा हमको हित नहीं लगेगा, आपको जो जितना लाभ हुआ उतना लाभ से हम संतुष्ट नहीं होंगे, ना हमको मिल नहीं सकती। दोनों में एक कोई ना कोई स्थिति में हम रहते हैं। इस विधि से लाभ के स्थिति में सब समान हो नहीं सकते। लाभ के मुद्दे पर सब समान हो नहीं सकते, क्योंकि आप जैसा लाभ पैदा करते हैं वैसा हम पैदा नहीं कर पाऊंगा, या आप जितना पैदा करते हो उससे हम संतुष्ट होंगे नहीं। बोलिए साहब, झंझट फंस गया कि नहीं फंसा? इसी में सब फंसे हैं, 700 करोड़ आदमी निचट फंसे हैं, पूरा फंसे हैं। यही ज्यादा कम का मुद्दा है, ये हो नहीं सकती। उसके बाद हित की बात हो गया। हम जिस वस्तुओं को सेवन करके हम स्वस्थ रहते हैं, तो आप उसको सेवन करोगे आप रोगी हो जाओगे। इसमें समानता आना नहीं है, इसमें एक होना नहीं है। आप कुछ और खाओगे, मैं कुछ और खाऊंगा। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए हम चिंतित रहूंगा, आप अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहेंगे। आप जिसको खा करके स्वस्थ रहेंगे उसको खाएंगे तो मैं रोगी हो जाऊंगा। मैं जो खाता हूं आप खाओगे तो आप रोगी हो जाओगे। इस ढंग से खाने में भी कोई समानता का आधार बनता नहीं, लाभ में तो होता ही नहीं, ना संतुष्टि के आधार बना। और हो गया प्रिय लगना, तो प्रिय लगना इंद्रिय संचेतना के लिए, इंद्रिय संवेदना के लिए, जो जिसको अच्छा लगा वाला बात, अच्छा लगने वाला बात भी एक नहीं हो सकता। हमको जो चीज अच्छा लगा आपको बुरा लग सकता है, आपको जो बुरा लगा हमको अच्छा लग सकता है, आप हम दोनों को अच्छा लगा वह तीसरे को बुरा लग सकता है। ये सब चीज रखा हुआ है वे तंडावाद। कहां जाकर के मरे, कहां जाकर के जीवे? ये व्याधा मानव परंपरा में पीछे पड़ा है। इससे छूटने के लिए क्या किया जाए पूछा? इसका उत्तर वहीं रखा हुआ है, तुलन बिंदु में ही रखा हुआ है। ये 3 तुलन के स्थान पर दूसरा 3 तुलन है, जो मानव के लिए ही वो समीचीन है, बाकी जीव जानवरों के अन्य प्रकृति के लिए समीचीन नहीं है। वो है न्याय धर्म सत्य। न्याय से, न्याय दृष्टि को हम जब तुलन करने लगते हैं, वो उसका नाम है चिंतन। न्याय हमको समझ में आया कि नहीं आया? ये कब आता है? संबंध पहचानने की बात आता है। संबंध पहचानने में आ गया, उसका फलवती स्वरूप ही है मूल्य निर्वाह होने लगे। उसका फलवती स्वरूप है मूल्यांकन हुआ, उसका फलवती स्वरूप हुई हम उभय तृप्ति होने लगी। इसका नाम न्याय है। कोई भी वादा विवाद होता है, 2 पक्ष होगा है, 1 से अधिक पक्ष होते ही है। अब न्याय वही है दोनों पक्ष को संतुलित रूप में संतुष्ट कर सके। दोनों पक्ष यदि संतुष्ट होता है, उभय तृप्ति मिल जाती है, वो न्याय है। उभय तृप्ति नहीं मिलता है तो कोई न्याय नहीं है। बात ऐसा बनता है। अब इसके लिए हमसे ये भी वादा विवाद किए हैं, कोई अपराध करता है, वो करता है, ये करता है, गलती करता है, उस सब में क्या किया जाए? अपराध क्यों करता है, गलती क्यों करता है भाई? हम उनको समझदार बनाते नहीं, इसलिए गलती करता है, अपराध करता है। इसमें क्या शंका ही क्या है? आप समझदार बनाना शुरू कर दो, कल से अपराध सब मुक्त, सब गलतियां समाप्त, सारा कार्बन समाप्त, सारा परेशानी समाप्त। अब अपराधियों को लेकर के ही आप क्यों चलते हो? सही आदमी को लेकर क्यों नहीं चलते हो?
जैसा मैं कोई अपराध करता नहीं हूं, ना मैं ना कोई गलती करता हूं, या ऐसे ही हमारे जैसा और 2500 व्यक्ति नहीं करते हैं, उनके साथ हमारा कोई परेशानियां नहीं है। अपरस्परता में हम मूल्यांकन करते ही हैं, मूल्यांकन करके हम तृप्ति पाते ही हैं। इसको कैसा भुलाया जाए, इसको कैसा हम अलग किया जाए, इसको कैसा हम नकारा जाए। एक तो ये प्रमाण आपके सम्मुख आता है। अब रह गया आपको जरूरत है कि नहीं, आपको भी यही जरूरत है, दूसरा कोई जरूरत नहीं है, आपको भी यही जरूरत है। आप भी इसी बात के लिए आगोरते बैठे हैं। तो मुझमें आप में इतने ही अंतर है, मैं किसी मैंने दर्दवश मैं एक कदम आगे चल दिया, मुझको ये चीज हासिल हो गई, मैं ऐसा सत्यापित करने योग्य हूं। अभी आप समझने की बात आप भी ऐसे ही सत्यापित करोगे, मैं न्यायपूर्वक जी ऐसे ये फायदा है, ये इसमें इतना सुख है, इतना प्रसन्नता है, इतना संतुष्टि है, इस बात का सत्यापन आप भी करोगे। तो आप मैं स्वयं अकेले थोड़ी है, हमारे जैसा 20 व्यक्ति सत्यापन करने योग्य हो गए हैं, और जो आप भी हो जाएंगे। इसी ढंग से सर्वमानव अपने सत्यापित करने योग्य होता है। कब होता है? समझदारी के आधार पर। समझदारी कौन देगा? शिक्षण संस्थान देगा। शिक्षा संस्थान जो है सभी अभिभावकों का एक अभिव्यक्ति है। शिक्षण संस्थान क्या है? सभी अभिभावकों का एक सम्मिलित अभिव्यक्ति है शिक्षण संस्था। शिक्षण संस्था में ही शिक्षा संस्कार संपन्न होना आवश्यक है। संस्कार का मतलब है समझदारी, और उसको प्रमाणित करने की तरीका का मतलब है शिक्षा। क्या मतलब है? कितना सुंदर सारे बात कहां से मिटता है? आप स्वयं शिक्षक हैं, आपसे पूछ लीजिए। तो समझदारी को पहले बोध होना, उसको प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी बोध हुए बिना शिक्षा कार्य पूरा होता नहीं। ठीक है? समझदारी के लिए शिक्षण संस्था ही जिम्मेवार है, उसके लिए सभी अभिभावक जिम्मेवार है। इस ढंग से प्रत्येक परिवार शिक्षा संस्था का सूत्र से सूत्रित है, ये बात हमको समझ में आता है। इसीलिए जो शिक्षण संस्था को न तो किसी का निजीकरण, सरकारीकरण, एकीकरण, विपुलीकरण, इस प्रकार की बातों को ना सोचा जाए। शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखना का अभ्यास करें। इसी में मानव का कल्याण है। ये निजीकरण, राष्ट्रीयकरण से कुछ होने वाला नहीं है, ना हुआ अभी तक कुछ भी। जो शिक्षण संस्था को सीधा सीधा अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में ही हमको देखना पड़ेगा। समझदारी से निकलता है यही तरीका। तो यदि ये पटती है, उसके लिए अपने को यही समझना होगा, हम न्याय प्रदायी क्षमता से हम स्वयं निष्णात होना होगा। न्याय प्रदायी क्षमता से हम स्वयं प्रमाणित होना पड़ेगा। ये दोनों चीज हम संपन्न होते हैं। हम समझते हैं तभी कर पाते हैं, समझते नहीं तो काय को न्याय होने वाला है। बड़े बड़े जो न्यायालयों में जब न्याय को समझा हुआ, जब न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं, बाकी को क्या बताएंगे हम? बाकी लोग कहां से पा जाएंगे? ये तो बात होना ही नहीं है। इसी विधि से हम न्याय के बारे में एक अच्छी ढंग से अपना अधिकार को बना लेना, हमारा क्या मतलब है? हम समझदार हुए। इससे क्या क्या फायदा हो गए? परिवार में हम जीने योग्य हो गए। समझदार होते ही समझदार व्यक्तियों का बीच में हम जीने योग्य हो गए। बहुत सामान्य बात है। अभी वही क्या सबके बीच में जीता नहीं क्या पूछा जाए तो यही निकलता है, न्याय नहीं तो क्या जीना हो? कम से कम न्याय नहीं तो जीना क्या हुआ? कम से कम जो यदि कोई चीज है मात्रा तृप्ति की, वो न्याय ही। ठीक है? तो न्याय समझदारी के आधार पर ही आता है। समझदारी जीवन और अस्तित्व को समझने के आधार पर ही आता है।
उसका प्रमाण मानवतापूर्ण आचरण ही है। मानवतापूर्ण आचरण में न्याय होता है और कुछ अन्याय होते ही नहीं। आप शोध करोगे तो भी नहीं होगा अन्याय। ये इस प्रकार की ये स्थिति बनी हुई है। ये चिंतन की बात इस ढंग से हुआ तो चिंतन के साथ ये पूरा का पूरा 6 क्रियाएं पूरा हो जाते हैं। कौन सा 6 क्रियाएं हैं? और चयन आस्वादन तो आप हम करते ही हैं संवेदना के साथ स्थान पर, और विधि से ये आप हमको सबको विदित है, और विश्लेषण में हम पूरा का पूरा पक्के हैं। अपने अर्थ में, तो किस अर्थ में? परिहित लाभ के अर्थ में हम विश्लेषण बहुत कर चुके हैं। उसी विश्लेषण के आधार पर हम हमारा शरीर के लिए जो आवश्यकता है, सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुएं, उसको हम उत्पादन करने के लिए भी काफी सोच चुके हैं, तैयारी भी कर चुके हैं। वो है आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तु उपकरण और दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन संबंधी वस्तु उपकरण। इन वस्तु उपकरणों के साथ हम समृद्ध हो चुके हैं। बाकी चीज यदि इसके अलावा कोई चीज है वो मनुष्य उपयोगी नहीं है। जैसा बम बनाना, बारूद बनाना, युद्ध के लिए सामग्री तैयार करना, और युद्ध के लिए युद्धपोत तैयार करना, युद्ध के लिए आकाशयान तैयार करना, और उसके लिए दूर मार मिसाइल तैयार करना, समीप मार मिसाइल तैयार करना, मध्यम मार्गी मध्यम दूर मिसाइलों को तैयार करना, ये सब तो भाई लोगों ने कर ही चुका है। ये सब जो है मानव के लिए साधन नहीं है। ये मानव साधन के अर्थ में नहीं होती है। इसके विपरीत इसकी निरर्थकता और इसकी माने एक प्रकार के बर्बादी का आसार ये सिद्ध हो जाता है। किस विधि से? तर्क विधि से और घटना विधि से, दोनों विधि से। और ये जो सिद्ध होता है तात्विक विधि से, व्यवहार विधि से, तर्क विधि से, तीनों विधि से मनुष्य का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से क्या उपयोग है भाई? हम सुखी होना है, तात्विक विधि का चोट है। हम सुखी हो गए माने तात्विक रूप में हम व्यवहारिक हो गए, ठीक है। तो और उसको प्रमाणित करने के लिए चले, प्रमाणित हो गए, हम व्यवहारिक हो गए। हम सुखी हूं इसको हम प्रमाणित कर पाया माने हम व्यवहारिक हो गए। इन दोनों के बीच में तर्क रहता ही है। हम ऐसे ढंग से हम प्रमाणित हो जाऊंगा, ऐसा ढंग से हम अनुभूत हो जाऊंगा, ये बात रहता है। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यवहार विधि से मनुष्य प्रमाणित होने की बात आता है। दो जितने भी आप हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब तर्कनिष्ठ है। ये तर्क के आधार पर ज्यादा हम बताते हैं। तर्क से तात्विकता के अर्थ को छूता है। यही संप्रेषणा का महिमा है। यदि संप्रेषणा में हमारा तात्विकता छू गए, तात्विकता इंगित हो गए सामने व्यक्ति को, हमारा संप्रेषणा का अभिव्यक्ति का सार्थकता है। ये मैंने अनुभव किया है, वैसे ही आप भी किए होंगे। ये कोई नया नहीं है, आदिकाल से ये आदमी इस प्रकार की चीज करते ही आया है। और दूसरा, और वही तर्क व्यवहार की सार्थकता को माने इंगित कराते हैं। व्यवहार में सार्थकता क्या है बताया? मानव प्रयोजन 4, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 को यदि इंगित करा देता है, इस विधि से ये चारों चीज मिल सकता है, इसको यदि बोध कराता है, ये व्यवहार ज्ञान हुआ। उसमें तात्विक ज्ञान हो गया। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। इसको आप अपने में जांच सकते हैं। ये कुल मिलाकर के पहला उपलब्धि यही है। परिवार में हम अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? और दूसरे किसी आधार पर नहीं हो सकती, केवल मूल्यों के आधार पर और संबंधों के आधार पर, मूल्यांकन सहित उभय तृप्ति की प्रमाणों के आधार पर हम व्यवहार में न्यायिक हों, इस बात को हम प्रमाणित कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं।